गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। ये दिन भी अहम है, ये हालात भी अहम हैं और ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान की बल्कि इस खत्ते की अगर हम बात करें तो जो कशीदगी इस वक्त जारी है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वो बहुत अहम है। और उसी कशीदगी में ज़रा कल दिन भर जो हालात रहे आप ज़रा जान पाए और आज उसी हवाले से कौमी सलामती कमेटी का इजलास होना है और ख़बरें ये भी हैं कि पाक ईरान ताल्लुकात के जो मुस्तकबिल हैं उस पर गौर किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो वफाकी काबीना है उसका भी हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया है ताकि इस सूरत हाल पर गुफ्तगू की जा सके। ईरान के हमले के बाद निगरां वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा जवास ये मुख्तसर किया और आज वतन वापस पहुँचेंगे। ज़ाहिर है ईरान का पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला, उसके बाद पाकिस्तान का जिस तरह सोच समझ कर जवाब देना कि हम अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे, ये बहुत एक क्लियर मैसेज पाकिस्तान की तरफ से गया और पाकिस्तान ने डिटेल्स के साथ इसमें चीज़ें वाज़ेह भी कर दी हैं कि पाकिस्तान ने वहाँ पर अटैक किया जहाँ पर ईरान की कानून की अमलदारी नहीं है और ईरान ने भी इसको तस्लीम किया कि जो हलाक हुए हैं वो ईरानी नहीं थे, ईरान से उनका ताल्लुक नहीं था, वो गैर मुल्की थे। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने डिटेल्स के साथ बताया कि वो दहशतगर्द थे। अब ऐसे में पाकिस्तानी सफ़ीर ईरान से वापस आ चुके हैं और जो दुनिया भर में इस वक्त इस मामले को देखा जा रहा है हम उसकी बात भी कर लेते हैं। बिल्कुल जी, अगर अमेरिकी सदर जो बाइडन की बात करें तो उन्होंने भी पाक ईरान कशीदगी पर वो बोले हैं और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी के साथ ईरान की जो कशीदगी है, उन्होंने कहा कि ईरान के खत्ते में ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ओवरऑल अगर चीज़ें देखी जाए तो वो यही कह रहे हैं कि ताल्लुकात बेहतर नहीं है और वो जायज़ा ले रहे हैं कि हालात किस जानिब बढ़ेंगे। अभी जाहिर है किसी भी किस्म की कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती है, करना बहुत मुश्किल है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि ये जो हमला किया गया है ये ठीक नहीं था, क्योंकि आप किसी भी मुल्क की ईरान ने जो हमला किया वो ठीक नहीं था, एग्जैक्टली वो ठीक नहीं था, तस्लीम किया है। बट बेहतर यही है कि हालात किस तरफ जाते हैं वो आगे चल के देखा गया, वो पेशन गोई कोई भी नहीं कर सकता। और सभी यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस उन्होंने भी पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल बरतने की अपील की है और यूएन के तर्जुमान ने इससे मुताल्लिक कहा है कि एंटोनियो गुतेरेस ने जोर दिया है कि दोनों ममालिक को सिक्योरिटी मसाइल पुरअमन ज़राए, मुज़ाकरात और बाहमी ताउन से हल करने चाहिए और ये बहुत बात है। अच्छा, इसके साथ साथ चाइना की तरफ से एक पेशकश की गई है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार वो अदा कर सकता है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने इससे मुताल्लिक कहा है कि दोनों जो फरीक हैं वो कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें, पाकिस्तान और ईरान दोनों सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। अच्छा, रशिया की बात करें तो उसकी तरफ से भी दोनों ममालिक से इख्तलाफात सिफारतकारी के जरिए हल करने की अपील की गई है। और अफगानिस्तान उसकी तरफ से कहा कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें, बातचीत करें, इन मसाइल का हल निकालें। तुर्किया की बात करें, दोनों ममालिक से तहम्मुल की अपील भी की गई और जाहिर है यही एक वक्त का तकाजा भी है कि इस मामले में इसी तरीके से आगे बढ़ा जाए। जाहिर है पाकिस्तान ईरान बरादर मुल्क हैं, पाकिस्तान के अवाम और ईरान के अवाम बहुत ही क्लोज हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, हम दोनों एक दूसरे का एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और ये जो चैलेंज है ना दहशतगर्दी का, ये खित्ते का चैलेंज है, ये दुनिया का चैलेंज है, ये दोनों मुल्कों का चैलेंज है। इसमें पूरा खित्ता, तमाम इस्लामी ममालिक, हम सब एक साथ हैं। बिल्कुल ऐसे है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स के साथ कुछ और खबरें भी शामिल करें, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, मौसम कैसा आज पाकिस्तान का रहेगा ये बता दीजिए। अभी बताते हैं जी मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले पाकिस्तान में इस्लामाबाद के मौसम की बात करते हैं हम। इस्लामाबाद में कम से कम 6 ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड है, लाहौर में कम से कम 7 ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, कराची में कम से कम 15 ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, पेशावर में कम से कम 6 ज़्यादा 19, कोयटा में कम से कम 2 ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आज का मौसम। लाहौर और पेशावर में हल्के हल्के बादल हैं, बाकी पूरे मुल्क में सूरज का राज है। सवाल कर लूं इजाजत हो तो? जी बाबू सर टॉप तो पता ही है आपको एक जगह है जी, टेम्परेचर क्या है वहाँ? मुझे क्या पता, क्या मैं गई हूँ कोई अंदाजा? मुझे क्या, माइनस बर्फबारी हो जाती है माइनस में होगा। माइनस कितना? मुझे नहीं पता। -5, -10, -15, -20, -25 कितना? आप बताएं, मुझे नहीं पता। महकमा मौसमियात ने क्या बताया? कम से कम -25। रियली? ओह माय गॉड, -25। और अभी बर्फबारी वहाँ पे इस वक्त नहीं हो रही है और टेम्परेचर ये है जी। और अगर बर्फबारी आगे होगी, जो कि अभी तक उम्मीद नहीं है कब होगी, आई गेस फ्राइडे से ऑनवर्ड शायद हो जाए, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। आई विश हो जाए, आधी सर्दियाँ गुजर चुकी हैं तो। हाँ, इस पर आज हम डिटेल से आगे चलकर बात भी करेंगे, ये बर्फबारी आखिर पाकिस्तान से रूट क्यों गई है। वैसे अगर हम मैदानी इलाकों का जिक्र कर लें तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि धुंध है और लाहौर समेत पंजाब की अगर हम बात करें तो आइंदा हफ्ते भी सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। और महकमा मौसमियात ने
ने कहा कि अगले हफ्ते भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है और मौसम सरमा की बारिश न होने से खुश्क साली का खतरा है। रावल डैम की बात करूं, खानपुर डैम का जिक्र करूं या सिमली डैम का तस्करा, पानी की सतह यहाँ पर कम हो रही है और ज़ाहिर है इसकी वजह से फिर मसाइल पैदा होते हैं। और ज़ाहिर है धुंध है, हद निगाह कम हो जाती है, ओवरऑल जो इम्पैक्ट है उसका टेम्परेचर पे हम देख रहे होते हैं कि ऑब्वियसली कमी तो होती है ना ऑब्वियसली टेम्परेचर का। आगे चल के हम जरा इस पे आगे बात भी करेंगे। मैं अमेरिका आपको लेके चलता हूँ, अमेरिका लेके जाता हूँ। अमेरिका में खून जमा देने वाली सर्दी है और शुमाली रियासतों की बात करें तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बर्फबारी से हलाकतों की अफसोसनाक खबर वहाँ से आ रही है और वहाँ पर जो हलाकतों की तादाद है वो 43 हो चुकी है। सबसे ज़्यादा रियासत टेनेसी, यहाँ पर 14 अफराद हलाक हुए हैं और फिसलन के बाइस गाड़ियाँ आपस में टकराई हैं। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद हलाक हुए हैं और न्यूयॉर्क के जनूब में 30 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है और बर्फबारी से लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। ये तो हमने बात की अमेरिका की, ज़ाहिर है हम देख रहे हैं अमेरिका हो, कनाडा और दीगर और ममालिक जहाँ पर इस वक्त बर्फबारी ज़्यादा है, दरहम है। अच्छा, बर्फानी मौसम की जब हम सभी बात करते हैं तो कई मुल्कों को हम देखते हैं अपनी लपेट में वो ले रखा हुआ है उसने, तो निज़ाम ज़िंदगी वहाँ पर मफलूज होती है। पार्क्स हों, झीलें हों, तो सब मुनफरिद दर्जा हरारत में मुंजमद हो जाते हैं। तो आपको बेल्जियम लेकर चलते हैं, यानी उसका दारुल हुकूमत ब्रसेल्स। यहाँ के पार्क्स बर्फ की दबीस तह के नीचे ढक चुके हैं। अब ड्रोन फुटेज आपको दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि किसी नुमाइश में कोई ज्वेलरी रखी है आपने। पार्क का कोई हिस्सा लॉकेट लगता है, कोई नेकलेस, कोई क्राउन, तो ये देखिए कोई पर्ल। हाँ, इतने सारे पर्ल्स नजर आ रहे हैं। बहुत ही मुनफरिद नज़ारा है ये, और दरख्त जैसे सफ़ेद गली में खड़े नजर आ रहे हों। और ऐसा ही नज़ारा अमेरिका के मिशिगन झील पर भी देखा जा सकता है, जहां बर्फानी तूफान ने तारीखी लाइट हाउस को एक बर्फ के मुजस्समे की शक्ल दे दी है। आपको दिखाते भी हैं। और यहाँ पर भी जो झीलें हैं उसका पानी बर्फ की तह के साथ लहराता नजर आता है। लाइट हाउस तक आने वाले प्लेटफॉर्म ने बर्फ की मोटी चादर ओढ़ ली है, जैसे किसी ने दूर तक एक वाइट कलर का कारपेट बिछा दिया है। वाह, क्या बात है, आराम से वॉक चल रही है वहाँ पे। अच्छा, वो उस टेम्परेचर के आदी लोग हैं ना, ऑब्वियसली वो तो ये करते हैं लोग। अच्छा, बर्फ एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर हम मुनफरिद और अनोखी चीज़ें हर दिन एंजॉय कर रहे होते हैं। बर्फ तो पड़ नहीं रही, तो हमने कहा नई नई खबरें जो आ रही होती है वो आपसे शेयर करें। मुजफ्फरगढ़ की बात करते हैं, वहाँ पर एक दुल्हा और दुल्हन ने थाने में फोटोशूट करवाया जी। शादी हुई उनकी, और जहाँ पर लोग ये कर रहे होते हैं कि हमें किसी होटल में जाकर, या फिर आजकल तो वेन्यूज की बुकिंग हो रही होती है ना कि इस वेन्यू पर जाकर हमें फोटोशूट करवाना है, तारीखी मकाम पर कि हमारी तस्वीरें बड़ी अच्छी आए। तो इस कपल ने ये डिसाइड किया कि ये थाने में जाकर अपना फोटोशूट करवाएंगे, और जाहिर है इसकी वीडियो, इसके पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग बहुत ज़्यादा इसको, अच्छा अब डिफरेंट किस्म के ओपिनियन है ऑब्वियसली। कुछ लोग कह रहे हैं ये क्या कर दिया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चलिए किसी का शौक था तो वो अपने शौक को पूरा कर रहा है, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। अच्छा, दूल्हे का ये भी कहना है कि बताना चाहते हो कि कैद हो गए हैं एक दूसरे के प्यार में। ओके वैसे आप ये देखें कि कहीं से थाना लग नहीं रहा, जितना प्यारा ये है कहीं से थाना लगा नहीं है। एक्चुअली मॉडल थाने हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और साथ साथ उन्होंने परमिशन ली थी ऑब्वियसली। उनका ये भी कहना है कि थाना सिटी में फोटोशूट की इजाज़त पे पुलिस की वो मशकूर हैं, और थाने में जो अमले की जानिब से पुरअमन और महफूज माहौल उनको फराहम किया गया है वो उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। वैसे वो सलाखों के पीछे भी शूट होना चाहिए था, कोई जेल में बंद करके, मतलब सलाखों के, तो वैसे उसकी शादी होगी, अब उसको क्या इनविजिबल सलाखें। तो मैंने कहा जरा क्लियर मैसेज जाता, इनविजिबल सलाखें, क्लियर मैसेज जाता। क्या टर्म निकाली है मैंने, इनविजिबल सलाखें। इनविजिबल सलाखें, ठीक है जी, ये शोहर नामदार रिलेट कर सकते हैं इस टर्मिनोलॉजी से। बढ़ते हैं आगे जी। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। वैसे तो बहुत से आपने देखे होंगे, बहुत से आपको फॉलो, बहुत से को आप फॉलो करते होंगे, ट्विटर पे भी, इंस्टा पे भी, टिकटॉक पर भी। लेकिन हम आपकी आज मुलाकात तो नहीं करवाएंगे, लेकिन बताएंगे ज़रूर। पाकिस्तान की पहली AI इन्फ्लुएंसर से, नाम है इनका रिजा, और इंस्टा पर इनका अकाउंट है रिजा वाइब्स, और आजकल सोशल मीडिया पर उन्होंने तूफान बर्पा किया है। कंप्यूटर पर चैटबॉट्स के बाद इन्फ्लुएंसर्स के मैदान में AI आंटी की एंट्री से स्टार्स को अपनी नौकरी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। वैसे मैंने उनको कह तो दिया AI आंटी, ये जाओ जवाब आ जाए कि आंटी किसको बोला है। अच्छा, वैसे कितनी खूबसूरत लग रही है, पुरकशिश वाकई में। उन्होंने भी कहा कि इन्फ्लुएंसर बना के जो लोगों ने अपना एक वो बनाया हुआ है, कॉन्सेप्ट होता है ऑब्वियसली आपके इमेज में
चल रहा होता है, तो उस लिहाज से अच्छा आज के ट्रेंड्स के लिहाज से वो सारी ज्वेलरी डिफरेंट कैंपेन्स जो है वो रन कर रही होती हैं, खानों से लेकर लाइफस्टाइल से लेकर ज्वेलरी से लेकर कपड़े, ईच एंड एवरीथिंग वो उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रही होती हैं। अच्छा सेल्फीज लेना हो वो देखें। अच्छा पहले तो अब मज़े की बात यह है कि पहले लोग हमें सिर्फ तंग कर रहे होते थे ना कि जी अब जो टीवी प्रेजेंटर्स हैं उनकी जगह आकर कोई AI होस्ट आकर बैठ सकती है, लेकिन अब जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उन्हें लग रहा है कि जो उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। मेरा नहीं कहा खतरे में पड़ गया, ज़ाहिर इट्स ऑलवेज द मैन बिहाइंड मशीन, तो इस AI के पीछे भी इंसान ही है, वो काम तो वो कर रहे होते हैं। तो लेट्स सी कि किसकी नौकरी खतरे में पड़ती है। हाँ, अपने आप को आप अगर अपस्किल कर लेंगे तो चीज़ें वैसे ही बेहतर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं नज़र लगने की। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते और बिल्लियों को भी नज़र लगती है, उन्हें भी दुआओं की ज़रूरत होती है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता तो आपको लेकर जा रहे हैं हम स्पेन, और यहाँ के दारुल हुकूमत मैड्रिड में सैकड़ों मालिकान अपने कुत्ते और बिल्लियों को लेकर सेंट एंथनी गिरजाघर पहुँच गए हैं। रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम जेब तन किए हुए जानवरों को जो वहाँ पे फादर हैं उन्होंने दुआएं दी हैं, उनकी नज़र उतारी है। और जनवरी में होने वाली जानवरों की इस रिवायती तकरीब में दूर दूर से मालिकान अपने पालतू जानवरों के हमरा शिरकत करते हैं और पादरी से झाड़ फूंक करवाते हैं ताकि उनका जानवर बीमारियों से महफूज रह सके। कितने पॉजिटिव है, कितना ख्याल रखते हैं अपने पेट्स का। अच्छा जब पेट्स होते हैं तो वो ये होता है कि आपके फैमिली मेंबर है साथ, बिल्कुल ऐसे ट्रीट भी कर रहे होते हैं और उनको तो सही सी बात है, जो चीज़ खूबसूरत हो नजर बद तो लग सकती है उसको। हाँ। वैसे हम देखते हैं सबीन, देखिए हर मजहब में हम ये देखते हैं नज़र लगना, इसकी ज़ाहिर है इसको किसी खास अंदाज से देखा जाता है। तो आज हम प्रोग्राम में आगे चलकर इस पे भी आज हम बात करेंगे। एग्जैक्टली। और आज एक और मैच है, 5 T20 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। 3 मैचेस पाकिस्तान हार चुका है, सीरीज हार चुका है, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी हैं ना वो ढूंढ रहे हैं भला क्या जीत जाहिर सी बात। अच्छा वो तलाश ही करेंगे, तलाश कर रहे होते हैं। मैंने कहा क्या तलाश करें, अच्छा जीत तलाश करें, वो तलाश करते करते भी पता नहीं क्या हो जाता है, वो छुपन छुपाई और वो गुम हो जाती है, वो मिल ही नहीं रही, बड़े अरसे से नहीं मिल रही, एशिया कप से नहीं मिल रही है। खेलने नहीं गए, वो छुपन छुपाई खेलने गए हैं और जीत को ढूंढ रहे हैं वो। हाँ। ठीक है जी, आज चौथा T20 है, क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा और लेट्स सी के पाकिस्तान को जीत मिल जाती है या नहीं मिलती। ऑल द बेस्ट टू टीम पाकिस्तान। कुछ मामूली सी मैंने सुना चेंजेस टीम में किए, एक आध प्लेयर की। लेट्स सी कि आज रोज होती है एनीथिंग न्यू, मतलब कुछ नया तो हो नहीं रहा। अच्छा लेकिन एक चीज नहीं हो रही है, हर दिन है क्या, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज से उसका आगाज हो रहा है जनूबी अफ्रीका में और पहले रोज होने हैं 2 मैचेस। जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी और दूसरे मैच में आयरलैंड और अमेरिका की टीमें आमने सामने होंगी। अच्छा पाकिस्तान का मैच होना है हफ्ते को अफगानिस्तान से, तो एक यानी कल, ज़ाहिर है हफ्ता कल ही है तो कल ही मैच होगा। एनीवेज जी आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें वो शामिल करते हैं। आ तेनू सैर करावा, आ तेनू मौज करा, हमारे फ्लोरा गाना है ना जी। आजकल पता है लोग शेयर करके क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें ये गाना गा रही हैं। ये मौसम ऐसा है कि वो अवाम कह रहे हैं आ तेनू सैर करावा, आ तेनू मौज करावा, जब इक़्तिदार में आएंगे फिर सैर और मौजें रहेंगी नहीं, क्योंकि आजकल हर सियासी जमात कुछ वादे दावे ऐसे ही कर रही है। मुल्क में ज़ाहिर आम इंतखाबात की तैयारियां हैं पूरे जोरों शोर से जारी हैं और सियासी जमातें भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हो चुकी हैं। कल नवाज शरीफ साहब बिलाखिर उन्होंने भी कहा कि अब मैं इलेक्शन के माहौल में ज़रा बाहर निकलता हूँ, तो वो जलवागर हुए, हाफिजाबाद में उन्होंने शो किया और फिर माजी की बातें वो दोहराते नजर आए। कितने मिनट की तकरीर थी ज़बीन? मेरे ख्याल 10 मिनट, तकरीबन 10 से 12 मिनट की, और फौरन तकरीर खत्म होगी जिसमें कोई मैनिफेस्टो की बात नहीं थी, कोई बात नहीं थी, माजी की बातें थी सारी कि उनकी यादें कितनी ताज़ा हो गई वहाँ पर जाकर और किस तरह से लोग वहाँ पर जमा हुए, जो कि लोग अगर नवाज शरीफ वहाँ पर जा रहे हैं और 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं वो, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जमे गफीर तो होगा। हाँ लेकिन अब लेट्स सी आवाम इस पर राय दे सकते हैं, कुछ कहते हैं जमे गफीर था, कुछ कहते हैं नहीं था। हाँ। अब ऐसे में नवाज शरीफ साहब की तकरीर का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को 5 जजेस ने निकाल दिया, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी करा दी, मुझे ना निकाला जाता तो कोई बेरोजगार ना होता, बिजली और गैस सस्ती होती, रोटी आज भी 4 रुपए की होती, हमने मुल्क से दहशतगर्दी को मिटाया, लोड शेडिंग खत्म की, जाली मुकदमात में अगर उन्हें ना उलझाया जाता तो मुल्की वक़ार बुलंद होता। ये सारी बातें की, मंशूर नहीं था। मुस्तकबिल में क्या करना है पाकिस्तान का, ये बात नहीं थी। पाकिस्तान को कैसे आगे लेकर जाना है, इसकी बात नहीं थी। अच्छा, इसके साथ अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की, तो हम ये देख रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब को मुसलसल उनका जो तीर का निशाना वो शेर की तरफ है। वो कहते हैं शेर किसी और को कहता है और मुखालिफ को जेल में डालो,
उनका निशान छीन लो, फिर मुकाबला करूंगा। और पीपल्स पार्टी शेर के शिकार के लिए तैयार है, तो शेर का मुकाबला करने वापस पंजाब जा रहा हूं, बिलावल साहब कहते हैं। वो कहते हैं कहा था पीटीआई को निकालूंगा, निकाल कर दिखाया। वो कहते हैं कराची हैदराबाद का मेयर जाला बनाऊंगा, बनाकर दिखाया। कहते हैं अब कह रहा हूं कि जाला वजीर आजम बनाऊंगा, बनाकर दिखाऊंगा। अब लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन एक तरफ सियासी रहनुमा आवाम से वादे कर रहे हैं, दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आज़म इमरान हक काकड़ आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की बात बार बार करें, कमेटी भी उन्होंने तश्कील दी है। इन सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार आसमा शराज़ी साहिबा हमारे साथ मौजूद। आसमा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आसमा साहिबा, निगरान वज़ीर आज़म इमरान हक काकड़ साहब जिन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के लिए आईनी तकाज़े पूरे कर चुका है, अवाम को वोट डालने का मौका फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता है कि हुकूमत इलेक्शन के लिए संजीदगी से एक साजगार माहौल फराहम करने के लिए काम कर रही है? चूंकि ज़रा ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं इंटरिम सेटअप की तो एक ही बात होती है कि उन्होंने आना है, इंतखाबात कराना है और जाना है। मेरा ख्याल है कि कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी कि इंतखाबात का जो मरहला है, जो कि एक इंतहाई संजीदा, सीरियस और सेंसिटिव मरहला है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई कदगन हो। और आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी कर चुका है, कागजात की पम्फलेट्स छपवाने की बात हो या फिर दीगर मामलात हों, उसके ऊपर पूरी तरह से काम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो निगरान हुकूमत का काम है और उनका सिर्फ यही काम है। हमने देखा कि माजी की निस्बत ये निगरान हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा बाइख्तियार थी। लेकिन बुनियादी काम इनका भी यही था कि और है कि वो इंतखाबात करवाएं, एक आज़ाद और शफाफ इन्वायरमेंट के अंदर करवाएं और जितने भी प्लान हो, जिसका भी जो भी मंसूबा हो, उसको नाकाम करें। यही रियासत की जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनका काम है। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है इलेक्शन कमीशन का, ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन की जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है, आप दुनिया भर में देखें कि इलेक्शन कमीशन जो है, ख़ास करके अगर हम अपने पड़ोस में देखें भारत के अंदर, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज़ है, दुनिया की पुरानी जमहूरियतों में से है, वहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन को अनलिमिटेड इख्तियारात होते हैं ताकि इंतखाबात जो हैं वो यकीनी बनाए जाएँ, शफाफ हों और साफ़ हों। तो ये इस वक्त जो ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, जो कि 8 फरवरी को और उसके बाद भी इवन मेरा ख्याल है कि हुकूमत साजी तक और फिर जो ट्रिब्यूनल में मामलात आते हैं और जो मुख्तलिफ इंतखाब के अंदर जो कानूनी नुकात हैं उसको तय करने में भी, लेकिन बेसिकली 8 फरवरी का जो इलेक्शन है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन के लिए भी है, निगरान हुकूमत के लिए भी है। जाहिर है चैलेंजिंग तो है आसमा साहिबा। और ऐसे में अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो उनके रहनुमा तो बार बार बस एक ही बात कर रहे हैं कि इंतखाबी निशान केस हारने के बाद पीटीआई जो है वो रेस से बाहर हो चुकी है और अब मुकाबला सिर्फ इन दो जमातों के दरमियान ही बस रह गया है। क्या वाकई मुकाबला इन दो जमातों के दरमियान ही अब रह गया है या आज़ाद हैसियत से लड़ने वाले पीटीआई के उम्मीदवार अब भी उनके लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं? देखिए, आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ने के लिए पीटीआई बतौर जमात उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर वो आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं, जैसे कि सेनेट का इलेक्शन जो था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का निशान के बगैर हुआ था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो थी उसने वो इंटैक्ट रही, लेकिन वो छोटा इलेक्शन था, हम उसको उसके साथ कंपेयर अगर करें भी तो भी जाहिर है कि बड़ा इलेक्शन, आम इंतखाबात जो है जनरल इलेक्शन, उसकी डिमांड, उसके तकाजे और होते हैं। तो जो आज़ाद इंतखाब सबसे बड़ा चैलेंज तहरीके इंसाफ के लिए तो यही होगा कि वो किस तरह से अपना जो लोग जीत के आए हैं उनको एक जमात के तौर पर जो है वो अपने साथ रख पाए। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों पे जीतने के बाद भी प्रेशर नहीं होगा? प्रेशर को किस तरह से वो सस्टेन करेंगे, वो प्रेशर किस तरह से बर्दाश्त करेंगे? और बतौर एक आज़ाद, क्योंकि जीतने के बाद चंद ही दिनों के अंदर मेरे ख्याल है कि 1 हफ्ते या 5 दिन के अंदर और आसमा ज़ाहिर है ये बात पीटीआई के तनाजुर में तो हो रही है, लेकिन क्या प्रेशर नून लीग पर भी है? कल के जलसे को भी अगर हम देख रहे हैं, उससे पहले के माहौल को भी देख लें कि जिस तरह से हमने अंदरूनी इख्तलाफात देखे हैं नून लीग के दरमियान, आपको क्या लग रहा है इस वक्त नून लीग के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? देखिए, नून लीग के अंदर भी वही बहरान है जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के थे। फ़र्क ये है कि तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन हैं या बानी हैं वो जेल में हैं और नून लीग के कायद जो हैं वो मैदान में हैं। और लेकिन पिछले इलेक्शन के अंदर उनके कायद जो थे वो जेल में थे और नून लीग जो थी वो मैदान में थी और तहरीके इंसाफ जो है वो हर तरह से उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड थी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अब दीगर जमातों के लिए है इस वक्त मौजूद है और नून लीग के लिए भी मौजूद है। तो ये एक बहुत असल इम्तिहान जो है
वो सियासी जमात का तभी होता है कि जब उसकी सेकंड और थर्ड टीयरशिप जो है, लीडरशिप है उसकी, वो किस तरह से एक्टिव होती है। अब बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो चेयरमैन है, नामजद चेयरमैन है, एक बहुत सुलझे हुए इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, कानूनी जो मामलात हैं उनको जानते हैं। अब असल मसला यही होगा कि वो किस तरह से अपनी जो जमात है उसको आगे लेके बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये बहुत मैटर करता है कि किस तरह से अपनी जमात को आगे लेकर चलेंगे। अच्छा आसमा साहब, आप जाहिर है जब जलसे जुलूस हो रहे हैं, मंशूर सामने आ रहे हैं हर जमात के, बस इससे ऐसे में बिलावल भुट्टो की बात की जाए तो उन्होंने अवामी मौशी मुआहदे का ऐलान किया है और ये ऐलान करते हुए मुफ्त तालीम, किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, यूथ कार्ड, हामला खवातीन और बच्चों के लिए वजीफों समेत मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इजाफे के वादे के साथ अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें इस वक्त जो इंतखाबी वादे कर रहे हैं, लोगों से आकर लोगों को यकीन दहानी दिला रहे हैं कि हम ये भी कर देंगे और हम वो भी कर देंगे, इसको आप कितना प्रैक्टिकल समझती हैं? सियासी जमातों के पास उनका मंशूर होता है, वो उनका प्रोग्राम होता है कि अगले 5 साल के लिए वो अपने वोटर को क्या बता रहे हैं। मतलब ये मंशूर सियासी जमातें देती हैं, उसके ऊपर देखना होता है कि क्या वो सियासी जमातें उसके ऊपर अमल दरामद करेंगी या नहीं करेंगी। और ये सही वक्त है इस वक्त देखने का कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनसे पूछा जाए कि उन्होंने अपने मंशूर पर अमल दरामद किया या नहीं किया और उनका मंशूर कितना अट्रैक्टिव है अपने जो मुस्तकबिल है उसके लिए, किस कदर वो पुरकशिश है अपने वोटर्स के लिए, और क्या वोटर उसको पसंद करते हैं, क्या वोटर्स ये समझते हैं कि उनको सोलर के प्लान के ज़रिए से 300 यूनिट्स जो है वो फ्री मिलेंगे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वादा कर रही है, उनको फ्री घर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनको एक मुआशी प्रोग्राम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको एक वेलफेयर स्टेट का मंसूबा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको सेहत का प्रोग्राम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको वसीला हक, वसीला रोज़गार, जो भी उनका एजेंडा है। और इसी तरह से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक प्लान होगा नेक्स्ट कि 5 साल के लिए, इवन 10 साल के लिए क्या मुआशी प्लान है जो कि वो लेके चलेंगे। तो ये वो प्रोग्राम होगा जिसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम को फैसला करना है। और ये अवाम ने तो फैसला करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और फैसला ज़रा 8 फरवरी को हो जाना है। आसमा इंशाल्लाह भी साथ कह देते हैं। और आसमा, इसके साथ साथ 8 फरवरी के बाद हालात किस तरफ को जाते हैं आपको नजर आते हैं? जो कि अभी से क्वेश्चंस तो बहुत उठे हैं इस सारे प्रोसेस पर, इन हालात में। बिल्कुल, ये इस इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं और 2018 का इलेक्शन भी मुतनाज़ा था। अनफॉर्चुनेटली ये इलेक्शन भी मुतनाज़ा तस्वुर किया जा रहा है। बहुत सारे इक़दाम ऐसे हुए हैं जिसमें कि देखा जाए तो बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड के मसाइल हैं। किसी जमात को खैबर पख्तूनख्वा में नहीं मिल रही लेवल प्लेइंग फील्ड, किसी को पंजाब में नहीं मिल रही। मौलाना फजल रहमान खैबर पख्तूनख्वा में शिकवा करते दिखाई देते हैं, अमल वली वहाँ शिकवा करते दिखाई देते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर ये शिकवा करते दिखाई देती है। और इसके अलावा आसमा, इसमें शिकवा एक और भी तो हो रहा है, इसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स का शिकवा भी तो मुख्तलिफ सियासतदानों की तरफ से किया गया है। पंजाब में स्पेशली 19 सियासतदानों को थ्रेट्स हैं। मेरा ख्याल है अमन व अमान से बड़ा तो इस वक्त पाकिस्तान को 8 फरवरी के इलेक्शन वाले दिन और उससे पहले भी इससे बड़ा कोई ख़तरा और नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली सारी फॉल्ट लाइंस जो कि पाकिस्तान की हैं वो मुतहरिक हो गई हैं और इंतखाबात में होती हैं। इंतखाबात से गुज़रना जो है वो एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है कौमों की ज़िंदगी में। और जो अच्छे तरक्की याफ्ता सेटल्ड किस्म के माहौल होते हैं या पुरानी जमहूरियतें हैं, उसके अंदर भी इलेक्शन जो है वो एक बहुत, उसके लिए उसकी सेंसिटिविटीज़ जो है वो बहुत बढ़ जाती हैं, क्योस बढ़ जाता है, क्योंकि हर बंदा अपनी बात कर रहा होता है और उसके मफाद के लिए कि अपने जो मफादात हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए अपने हर तरह के रिसोर्सेज को, बयानिए को और उसको सामने लेके आता है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो अमन व अमान का मसला है, और ये मसला इसको ज़रूर डील करना चाहिए। इन फॉल्ट लाइंस पे भी रियासत को नज़र रखनी चाहिए। सबसे बड़ा जो फेक एक सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर फेक एलिमेंट है, एक जाली ख़बरों का और जाली जो एक अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश है, उस पर भी नज़र रखना पड़ेगी। और लाहौर के हवाले से अगर बात की जाए, ज़ाहिर है नून लीग का गढ़ लाहौर इसको समझा जाता है, लेकिन नून लीग की लड़ाइयों की वजह से क्या यहाँ पर वोट तकसीम हो सकता है? क्योंकि बिलावल भी 21 को लाहौर का मैदान फतह करने की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि देखिए सियासी जमातों में जो भी लड़ाइयाँ होती हैं और उसके अंदर हुई भी हैं, लाहौर के अंदर ख़ास करके 2-1 हल्के की तो हमें रोहेल असगर साहब और उसके साथ साथ जो आपके
अयाज सादिक साहब हैं, उनके हल्के की तो हमने लड़ाई सुनी, लेकिन बहरहाल ये ख़त्म हो जाती है जब एक दफ़ा लोग जो है वो वोट करते हैं। अगर किसी सियासी जमात ने अपने निशान को वोट देना है, अपनी जमात को वोट देना है, तो वो ये नहीं देखेगा कि किसको वोट दे रहे हैं, वो सिर्फ अपनी जमात को देखेगा। और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो जमात की बुनियाद पे ही होते हैं, जमाती बुनियादों पे होते हैं। तो इख्तलाफात तो सारी सियासी जमातों में इस वक्त मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर भी हैं, PMLN के अंदर भी बहुत ज़्यादा हैं, PTI के अंदर भी हैं, लेकिन असल में वोटर को फ़ैसला करना है कि वो जमात के साथ जाएगा या वो उन इख्तलाफात की वजह से उसके वोट हल्के के अंदर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जो फैसला है वो वोटर नहीं करना है, पाकिस्तान की आवाम ने करना है। आसमा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी जारी है उस पर बात कर लेते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर नजमुद्दीन शेख साहब, जो कि पाकिस्तान के ईरान में एम्बेसडर रह चुके हैं। नजमुद्दीन शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमने इसको वक्त दिया। सर, इस वक्त जो हालात हैं, मैं ज़रूर इस तनाजुर में ये सवाल करना चाहूँगा कि जब हम मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से ये देख रहे हैं कि जिनकी तरफ से दोनों मुल्कों को ये कहा गया है कि अफ़ाम व तफ़हीम से मिल बैठ कर इन मामलात को हल किया जाए, और ये बहुत अहम है, बरादर मुल्क हैं दोनों। आप किस तरह से देखते हैं इस सारे मामले को, स्पेशली उस वक्त में जब ये कहा जाए कि माजी में बहुत दफ़ा दोनों मुल्क एक दूसरे को बता चुके हैं कि कहाँ से एक दूसरे की सालमियत के हवाले से ख़तरा रहा है या कहाँ कहाँ दहशतगर्द किसके लिए ख़तरा रहे हैं? क्या होना चाहिए, कैसे इस मामले को आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि मामला अब आगे बढ़ चुका है, डी एस्केलेशन होनी है। अब मेरी नज़र में अब जो स्टेटमेंट दी है, जो बयान दिया है ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, उससे वाज़ेह होता है कि उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान ने हमला किया उसमें कोई ईरानी बंदा मारा नहीं गया, और जो ईरान ने तस्लीम भी किया। हाँ, ईरान ने तस्लीम भी किया। तो मैं समझता हूँ कि अब डी एस्केलेशन हो रही है, हम जॉइंट नेवल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब चूँकि ईरान में मसला ये हुआ है कि IRGC और हुकूमत अलग-अलग फोर्सेस हैं, और IRGC ने जो किया है वो मैं समझता हूँ कि अब इमाम खमेनी उनको रोकेंगे, उनसे कहेंगे कि ये करना गलत था पाकिस्तान के साथ ख़ास तौर पे, और जगह तो किया है, सीरिया में किया है, इराक में किया है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये नहीं होना चाहिए था। और अब वो हर किस्म की कोशिश होगी कि इसको डी एस्केलेट किया जाए। अब इसमें ये है कि हमने भी कहा है कि सफ़ीर जो है वो फॉर द टाइम बीइंग वापस ना आए। मैं समझता हूँ कि अगले 4-5 दिन में हमारी बातचीत, अब भी बातचीत तो जारी होगी। कौन से चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे चैनल बहुत सारे हैं ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, तो वो अभी इस्तेमाल हो रहे होंगे। मुझे यकीन है कि मिलिट्री चैनल्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और इस बिना पे मेरा अपना कंक्लूजन ये है कि डी एस्केलेशन शुरू हो गई है, और अगले 4-5 दिन में पूरी तरह से हो जाएगी, और हमारे जो रिश्ता है वो उसी नौइयत का रहेगा जो जैसे हम चाहते हैं। और नजमुद्दीन साहब, जाहिर है आप वहाँ पर रहे भी हैं, लोगों के क्या जज्बात पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि हमेशा से हम ब्रादर मुल्क तो रहे हैं, ताल्लुकात हमारे अच्छे भी रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है, ऐसे में ईरान के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पर लोगों के क्या जज्बात होंगे, किस तरह से आप इस सिचुएशन को देखते हैं? देखिए, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं उसमें बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी की हुई है, और पाकिस्तान से उनको डिविडेंड्स भी मिल रहे हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ईरान का रिश्ता वो भी चाहते हैं कि सुधरे, हम भी चाहते हैं। कुछ अभी तेल की सिलसिले में और गैस के सिलसिले में चूँकि सैंक्शंस का मसला है, वो अभी रुका हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि आगे चल के हम गैस और
तेल ईरान से ले सकेंगे। ये चीज़ें हैं जो कि हमें आगे चल के देखनी है, लेकिन इस वक्त जो अहम चीज़ है वो ये कि हम पहचानें कि IRGC और हुकूमत ईरान में अलहदा चीज़ें हैं। ये जो हुआ है, जो वाक़यात हुए हैं, ये IRGC ने किए हैं और मुझे यकीन है कि अभी इमाम खमेनाई जो कि दोनों हुकूमत के और IRGC के कमांडर हैं, वो उनसे कहेंगे कि ये आपने ज़्यादती की है, ये पाकिस्तान के साथ करने की ज़रूरत नहीं थी और इस वजह से इसको डीएस्केलेट करेंगे। डीएस्केलेट कैसे होगा? क्या ईरान अपने उस रवैये पर माफ़ी मांगेगा, जाके आपको लगता है कि नहीं बस अब जो भी चैनल इस्तेमाल हो रहा है उसको देखते हुए सिर्फ डीएस्केलेशन हो जाएगी? डीएस्केलेशन हो जाएगी। अभी जो माफ़ी मांगने का सवाल था वो उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जो बयान दिया है उसको आप एक हद तक समझ सकते हैं कि अपॉलॉजी है। ये समझ सकते हैं कि जो रिपोर्ट्स वहाँ आई हैं उनको वो डिलीट कर रहे हैं। उनको न्यूज़ एजेंसीज ने जो रिपोर्ट डाली है, ईरानी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी वगैरह ने, उनको वो डिलीट कर रहे हैं। उससे मालूम होता है कि इमाम खमेनाई ने उनसे कहा है कि अब ये मामला ठप करो और पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है वो हमें जारी उसको वापस उसी लेवल पर लेकर आए जिस लेवल पर रिश्ता आपसे 3-4 दिन पहले था। नजमुद्दीन शेख साहब बहुत शुक्रिया, मौजूद थे। यही दुआ, यही उम्मीद कि दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बहुत बेहतर रहें। यही पाकिस्तान की, यही खित्ते की ज़ाहिर अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। इलेक्शन से तकरीबन अब 2-2.5 हफ्ते रह गए हैं, इलेक्शन होने वाले हैं और ऐसे में मुख्तलिफ इलेक्शन ट्रेंड्स गर्दिश कर रहे हैं। गूगल ने पाकिस्तान इलेक्शन ट्रेंड्स का पेज लॉन्च किया और इस पर देखा जा सकता है कि इंटरनेट सारिफिन किस जमात के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस जमात के साथ हाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई भी सर्च उससे मुतालिक हो सकती है, कोई भी मालूमात हो सकती हैं उस जमात से मुतालिक। सोशल मीडिया ब्रिगेड की बात करें या कीबोर्ड वॉरियर्स की बात करें, अपनी पसंद की जमातों के हक में नए नए ट्रेंड्स ये हम देखते आए हैं। वो फेसबुक, इंस्टाग्राम हो या एक्स हो, नए नए हैशटैग्स हमारे सामने आ रहे हैं। कोई किसी जमात को सपोर्ट करने के लिए तो कोई किसी उम्मीदवार को तनकीद का निशाना बनाने के लिए ऐसे ट्रेंड्स इस्तेमाल करता है। इनकी हकीकत क्या होती है और कितना इसका वेटेज होता है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और अगर किसी भी सियासी जमात की किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा बात हो रही है तो क्या इसका मतलब यह है कि 8 फरवरी को उस को जमात का पलड़ा भारी हो मिल जाएंगे? यस, क्योंकि जो इलेक्शन का डे होता है उसमें डायनामिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं, वो सोशल मीडिया से इंतहाई डिफरेंट होते हैं। वैसे बॉट्स के दौर में हम देखते हैं क्या वाकई सोशल मीडिया लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? और क्या जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं, जो कैंपेन्स चलाई जाती हैं, उसका क्या असर होता है आपके पर? आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स उस्मान जफर और असद बेग साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ग्रेट जी। उस्मान साहब, आपसे पहले सवाल करता हूँ, जो गूगल का पेज लॉन्च हुआ और उसमें एक सियासी जमात पे देखा कि ज़्यादा सर्च हुआ, ये क्या शो करता है? बेसिकली ये शो ये करता है कि लोग कितनी बार एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में सर्च कर रहे हैं। अब जो गूगल ट्रेंड आपको नहीं बता रहा, वो ये नहीं बता रहा कि क्या ये पॉजिटिव सेंटिमेंट है या नेगेटिव सेंटिमेंट है। ये भी नहीं पता चल रहा कि किस हद तक ये सेंटिमेंट जो है वो पार्टी के अपनी आइडियोलॉजी या मैनिफेस्टो के ऊपर है, या क्या ये जनरली पार्टी की क़यादत के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। मैं जब भी इस किस्म के पोल्स देखता हूँ ना तो मुझे हमेशा लगता है कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा ये उनका ख्याल होता है कि जी इसका तो ये मतलब है कि 80% अवाम जो है वो PTI के हक में, बट कत्तन ऐसी बात नहीं है। इट इज़ जस्ट शोइंग कि जी अवाम कितना एक चीज़ के बारे में सोच रही है। आप लोग जस्टिन बीबर को तो जानते होंगे ना, बीबर की एक वीडियो है बेबी जिसके 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, बट इट इज आल्सो द मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो ऑन यूट्यूब। इसका कतई ये नहीं मतलब कि 1 अरब लोग जो हैं जस्टिन बीबर के फैंस हो गए, राइट? तो सिमिलरली आपको गूगल ट्रेंड्स को भी इस तरह ही देखना पड़ेगा, इसको ज्यादा हम सीरियसली ना ही लें। आपने PTI को जस्टिन बीबर साथ में से मिलाया है? नहीं, हम सिर्फ सोशल मीडिया की बात हो रही है। तो बड़े हम न्यूट्रल से आज बात करेंगे, बड़ा जरूरी भी है इस वक्त, आज भी हम करेंगे बिल्कुल। अच्छा सब, क्या लोगों का माइंडसेट चेंज होता है अगर एक जमात कैंपेन रन करना शुरू कर देती है सोशल मीडिया पे, ट्रेंडिंग में जा रही होती है, तो क्या वाकई लोगों के जहनों पे इसका असर होता है कि नहीं जी? वोट भी इसी इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें 2 चीज़ें। नंबर 1, अगर तो हम ये कहें कि जो लोग एक
XYZ पॉलिटिकल पार्टी के ट्रेंड में हिस्सा ले रहे हैं तो वो वोट भी करेंगे। लेट्स से उसमें 50,000 ट्वीट्स हैं तो 50,000 वोट्स भी होंगे, तो ये तो बिल्कुल एक बेवकूफ़ाना सी बात है, ये तो इम्पॉसिबल है। अब ये कहना कि वो जो नैरेटिव एक ग्लोबल यूनिवर्सल नैरेटिव, नेशनल नैरेटिव बन रहा है, उसका स्विंग द वोटर्स पे या वोटर्स के बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये अब एक रिसर्च का मैटर है। इन जनरल हमने देखा है कि जो पाकिस्तान में भी और दुनिया के कुछ और ममालिक में भी जो अर्बन ट्रेंड्स होते हैं वो ही लीड करते हैं रूरल ट्रेंड्स को। मसलन आपका जो टेलीविज़न है, पाकिस्तान का जो जितना भी मीडिया है वो ज़्यादातर हम उसको कहते हैं अर्बन मीडिया है, लेकिन उसका मतलब ये है कि वो अर्बन जो आप ट्रेंड्स बनाते हैं, जो आपकी मार्केटिंग कंपनीज एडवर्टीजमेंट्स बनाती हैं, वही ट्रेंड्स फिर फॉलो होते हैं रूरल कम्युनिटीज़ में भी एंड सो ऑन। तो सिमिलर है। इसमें एक एग्जांपल है, मैं आपको ओहायो यूनिवर्सिटी की जो 2016 अमेरिकन इलेक्शंस के बाद उन्होंने रिसर्च की थी और उन्होंने कहा था कि जो डिसइंफॉर्मेशन थी स्पेसिफिकली, उसका एक सब्सटैंशियल इम्पैक्ट हुआ था वोटर्स के बिहेवियर पे। तो इन दैट वे हम कहीं ना कहीं इस पे एक क्वेश्चन मार्क लगा के इसको ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। अच्छा, जो इमोशनल वीडियोस भी बनाई जा रही होती हैं, ये हम इलेक्शन कैंपेन जब शुरू होती है तो हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, वो ट्रेंडिंग पे जा रही होती हैं। अच्छा, उससे वाकई लोगों के जज्बात थोड़े से होते हैं किसी पार्टी के लिए, मे बी अगर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, कोई एक इमोशनल वीडियो सामने आ गई और उसी को वायरल किया जा रहा है, क्या उससे लोगों के दिल थोड़े से नरम होते हैं उस जमात के लिए? असद की बात इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब भी आप कोई भी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन देखेंगे ना, उसमें आप इंफॉर्मेशन नहीं देखेंगे, उसमें इमोशन ज़्यादा देखेंगे। तो इस किस्म की जो वीडियोस आप देखते हैं जिसको स्प्लाइस किया जाता है बहुत स्ट्रेटेजिकली, वो फिर आप कबूतर वाली वीडियो देखें या फिर इसके अलावा जनरल और वीडियोस भी सामने आ रही हैं, एक सेंटिमेंट जनरेट करने की कोशिश की जाती है कि जी असल में तो देखें ये हो रहा है, बट एक्चुअली जब आप देखते हैं वीडियो को पूरा हमें फिर समझ आता है कि नहीं, ये एक्चुअली मैनिपुलेट की गई है, डॉक्टर की गई है। और बहुत बार डिसइंफॉर्मेशन की रिसर्च में एक कॉन्सेप्ट है ट्रिगर इवेंट्स का। आप देखिएगा कि जब भी किसी किस्म का क्राइसिस आता है तो हमेशा डिसइंफॉर्मेशन होती है। जब आर्टिकल 370 की रेवोकेशन हुई थी कश्मीर में, तो उस वक्त बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स हुई थी। अभी जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो स्ट्राइक्स का ये चल रहा है, इतनी ज़्यादा मेजर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स चल रही है कि इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूं। हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं हसन नसरुल्लाह, उन्होंने उनके अकाउंट से लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि बेसिकली जैश अल अदल जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान में हमला हुआ है ईरान का। और इंटरेस्टिंगली बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल सपोर्टर्स जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने खुद इनको रीट्वीट किया। जर्नलिस्ट ने, सीनियर जर्नलिस्ट ने इसको रीट्वीट किया और एंड में पता चला कि जी वो तो अकाउंट ही फेक था, पाकिस्तान से जनरेट हो रहा था। तो फिर सवाल ये आता है, इलेक्शंस के हवाले से अगर हम ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस आ रही होती हैं सामने, और उसके अलावा मैं थोड़ा सा इसमें विद योर परमिशन ऐड कर दूं, ये जो आप बात करिए ना, इसको अगर हम इन्वर्स भी कर दें तो वो भी ट्रू है। मसलन आप किसी के बारे में कोई हेटफुल कंटेंट भी फैलाना शुरू कर दें, और ये फ्रैंकली ये जो ट्रेंड है ये सोशल मीडिया कैंपेन से बहुत पुराना है। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, हमारे शहर में अगले दिन इलेक्शंस थे और उसी रात को हमारे घर में और पूरे मोहल्ले में बहुत सारे पैम्फलेट्स कोई फेंक के गया, और उसमें वो जो एक कैंडिडेट थे उनकी एक तस्वीर लगी हुई थी जहाँ पे वो किसी इमोरल एक्टिविटी में शायद शामिल थे एंड सो ऑन। इसमें लिखा हुआ था कि क्या आप इसको वोट देंगे। सो द पॉइंट इज कि ये वाला जो एलिमेंट है ये बहुत पुराना है, अब सोशल मीडिया से वो बहुत एम्पलीफाई हो गया है। बिल्कुल। और फिर जब आप इसमें डिसइंफॉर्मेशन और इमोशनल कंटेंट और हेटफुल कंटेंट डालते हैं तो उसका इम्पैक्ट। असद, जब हम देखते हैं कि बॉट्स का भी दौर है, ऐसे में हम देखते हैं कि एक ट्रेंड ज़ाहिर है वो बेशक टॉप ट्रेंड में भी जाए लेकिन उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, कितना रेलिवेंट होता है? देखिए हकीकत से क्या मुराद है, अगर तो हकीकत से आपकी मुराद ये है कि उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इन ऑन ग्राउंड सपोर्ट में ट्रांसलेट नहीं हो सकती, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑलमोस्ट हर दफ़ा ऐसे होता है। लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। जो ऑर्गेनिक ट्रेंड्स होते हैं वो बहुत एक्टिवली लिंक भी करते हैं। पूरी दुनिया में हमने देखा है प्रोटेस्ट फॉर इंस्टेंस जब फिजिकल ऑन ग्राउंड हो रहे होते हैं तो उनकी सोशल मीडिया या डिजिटल रिप्रेजेंटेशन भी चल रही होती है। पॉलिटिकल ट्रेंड्स में वाकई कोई रियलिस्टिक ट्रेंड्स भी होते हैं? जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। पॉलिटिकल ट्रेंड्स में अभी तक जो हमने ऑब्जर्व किया है मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने, इसमें हमने 2018 में भी हमने काफ़ी रिसर्च की थी, अब भी मॉनिटर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं वो ज़्यादातर जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऑर्केस्ट्रेटेड होते हैं। उसका मतलब ये है कि वो कोऑर्डिनेशन के साथ एक ही तरह का कंटेंट एक ही तरीके के टाइम पे एक ही प्लान होता है, जिसको हम जबान में कहें बिल्कुल ऐसे जिस तरह एक जलसा होता है। सही है। तो वो एक प्लान होता है। अब जिस तरह बिल्कुल अब ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में कुछ जलसा हो रहा है, वहाँ पे 5000 लोग आए हैं, तो हम ये कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान आ गया है, तो बिल्कुल वही तरीका है। बात ये हुई कि अगर एक तरफ ट्रेंड
एक तरफ जलसे में अवाम का जम्मे गफीर, ये दोनों ही डिफाइन नहीं करते कि इलेक्शन में होगा क्या। ऑब्वियसली मतलब आप कम से कम भी अपने वोटर्स का रेशो देखें जो आपके एनए के फॉर इंस्टेंस किसी के भी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स हैं वो हज़ारों में होते हैं, तो उसका नंबर को तो ऑब्वियसली आप मैच नहीं कर सकते। तो आपके सवाल के जवाब में उसका वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप ये कहेंगे वो फिजिकल ऑन ग्राउंड किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो मेरे मैं थोड़ा सा बात ऐड करूँ, जब भी आप एक मैन्युफैक्चर्ड ट्रेंड देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसका एक टाइम ड्यूरेशन के साथ एक स्पाइक आता है। अब मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज कोई भी ट्रेंड हो, वो एक से द वे ये स्पेशली जो टीम्स को कहा जाता है ग्रैब योर कीबोर्ड्स, उनको ये कहा जाता है कि भाई आप अपना सारा मवाद इकट्ठा करें, फिर 1 बजे शार्प हमने इमीडिएटली ट्वीट वगैरह शुरू कर देना है। अब ये कौन सी अवामी राय है जो सिर्फ 1 घंटे के लिए पीक करती है और फिर वापस ड्रॉप करती है। सो बहुत बार आप देखेंगे मैन्युफैक्चर्ड इंजीनियर ट्रेंड्स में कि वो एकदम से शार्पली राइज करता है नेशनल ट्रेंड पे, फिर एकदम से शार्पली ड्रॉप करता है, एज अपोज टू ऑर्गेनिक ट्रेंड्स जिसमें आप कंसिस्टेंटली देखते रहते हैं वक्त के साथ साथ के एक एक्चुअल सेंटिमेंट एग्जिस्ट करता है। उसके साथ साथ बॉट्स के अलावा बहुत बार होता है कि वही कंटेंट जो एक ट्वीट में होता है वो या लोग रीट्वीट करते हैं। अगर रीट्वीटिंग का कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट से ज़्यादा है, इसका ये भी दिस इज़ आल्सो एन इंडिकेशन कि इंजीनियर्ड या मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है। और अगर वही ट्वीट का कंटेंट जो है वो किसी और अकाउंट से रिपीटेडली किया जा रहा है, उससे भी हमें पता चल जाता है। और ये हम पॉलिटिकल ट्रेंड्स में बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा हमें नजर आ रहा है। अच्छा, वैसे मैं क्विकली अगर उस्मान की बात में ऐड करूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं कुछ अरसे से और उससे पहले भी, वो सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक शो ऑफ पावर दिखाना है। वो एक तरीका कार होता है जहाँ पे आप एक टेक्निक है जिसको आप बिहेवियरल चेंज कहते हैं, वो डिप्लॉय किया जाता है और कोशिश की जाती है कि उस शो ऑफ पावर से लोगों के जो ओपिनियंस हैं उसको स्वे किया जाए या स्वे किया जाए, चेंज किया जाए। बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो पोलराइज्ड होते हैं, सही, ज्यादातर लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मिडिल में होते हैं, जिनको आप न्यूट्रल कहते हैं कि बिल्कुल आखिर में डिसाइड एग्जैक्टली उन्होंने करना क्या है। वो मेरे ख्याल से वो एक एलिमेंट होती है और उसके लिए भी काफी कोशिश की जाती है। बट लाइक आई सेड कि वो ट्रेंड्स जो है, मुझे लगता है अर्बन ट्रेंड्स रिप्रेजेंटेड तो नहीं होंगे, बट अगर आप ये कहें कि वो कहीं ना कहीं पे उन जो बीच में लोग हैं उनको स्वे करने में काम आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। असद बहुत शुक्रिया, उस्मान बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स में इस्लामाबाद का पहला एंटी रेप क्राइसिस सेल कायम किया गया है, ARCC। इसके जरिए जिनसी तशद्दुद का शिकार होने वालों को बर वक्त जवाब और तेज़ इंसाफ फराहम किया जाएगा। जराइम से बच जाने वालों के लिए इंसाफ और मुकदमे से पहले मुत्तादिद खिदमात तक रसाई फराहम की जाएगी, जिसमें FIR का इंदराज, शवाहिद इकट्ठा करना और 6 घंटे के अंदर तिब्बी मुआयना करना शामिल है। इंसदाद इस्मत दरी कानून और बच्चों के हकूक से मुताल्लिक कौमी कमीशन की चेयरपर्सन आयशा रज़ा फारूक ने कहा कि इसका मकसद हर शहरी, ख़ास तौर पर ख़वातीन को अवामी मकामात पर जिनसी तशद्दुद के खौफ के बगैर अवामी रास्तों पर सफ़र करने की इजाज़त देना है। आज आयशा साहबा साथ मौजूद हैं। आयशा साहबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू, सो गुड टू हैव यू। सबसे पहले एंटी रेप एक्ट की अगर हम बात करें, वो कैसे मदद फराहम कर रहा है, वो कैसे सपोर्ट फराहम कर रहा है विक्टिम्स को? जी, एंटी रेप एक्ट, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 जो है वो एक विक्टिम सेंट्रिक एक्ट बनाया गया था, जिसका मकसद था कि आप अपनी बच्चियों ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको कॉन्फिडेंस दें कि जब उनके साथ इस तरह के अनफॉर्चुनेट जिनसी तशद्दुद के वाक़यात या रेप या जेंडर बेस्ड वायलेंस कुछ होती है, तो वो उनको एक एक्सपीडिशियस स्पीडी जस्टिस मिले। और उसके तहत बहुत से हम स्ट्रक्चर्स बनाए गए, जिसके अंदर स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट हुए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स डेजिग्नेट हुए, स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट्स पुलिस स्टेशंस में बनाए गए, और एंटी रेप क्राइसिस सेल्स का जो इनकाद भी है वो भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। तो आइडिया बिहाइंड देम इज़ रियली कि आप अपने बच्चियों को, आपने हाल ही में देखा है कि जो उनके साथ जब ऐसा कोई जिनसी तशद्दुद का वाक़या पेश आता है तो जो ट्रायल है वो चलता रहता है, एविडेंस टाइम पर कलेक्ट नहीं होता है, और जो कन्विक्शन रेट है आज आपके मुल्क में ऐसे जुराइम का वो बहुत ही लो है। तो ये काविश एक है हुकूमत की तरफ से कि इसको बेहतर बनाया जाए, और इसी लॉ के अंडर एक स्पेशल कमेटी है जो इम्प्लीमेंटेशन को देखती है, विच आई हैव द ऑनर ऑफ चेयरिंग। कि सेल भी बने फिर। बिल्कुल। अब जरा एंटी रेप क्राइसिस सेल की बात करते हैं जो कि पिम्स में कायम किया गया है, वो किस तरह से काम करेगा, क्या रूल्स उसके अंदर डिफाइंड है? जी, ये पाकिस्तान का तीसरा एंटी रेप क्राइसिस सेल, मॉडल एंटी रेप क्राइसिस सेल है जो इनॉग्रेट हुआ है, और इसका आइडिया ये है कि आप एक महफूज माहौल में एक सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए अपने बच्चियों, औरतें जो जिनसी तशद्दुद का वाक़या जिनका होता है वो हस्पताल में आएँ, एक छत के नीचे उनको मेडिकल
सपोर्ट दिया जाए, लीगल एड प्रोवाइड की जाए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए। वहीं पर पुलिस जो है वो आके आपका FIR दर्ज करेगी, टाइम से एविडेंस कलेक्ट होगा ताकि आप इस एविडेंस को यूज़ करते हुए आगे कन्विक्शन को बेहतर कर सकें। सो दिस वाज द आइडिया कि इसको विक्टिम सेंट्रिक रखा जाए। और जो आप देखते हैं कि थानों में जाकर हमारे बच्चे बच्चियां औरतें जो हैं वो घबराती हैं ऐसे जुराइम को रिपोर्ट करने को, उनको इसके थ्रू, इस काविश कोशिश के थ्रू इनकरेज करने का मकसद है कि वन स्टॉप जो सपोर्ट जो है उनको दिया जाए यहाँ पे। अच्छा, इस तरह जब हम महफूज की बात करते हैं कि एक महफूज इन्वायरमेंट में उनको उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी सामने रखा जाएगा और फिर जो है उसको आगे कानूनी उस पर अमल दरामद किया जाएगा, इसका क्या मतलब है? किस तरह से उनको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा? देखिए, एक तो अस्पताल वैसे ही एक सेफर इन्वायरमेंट बजाय कि एक पुलिस थाने में जाना, यहाँ पे एक डॉक्टर, मेडिकल लीगल ऑफिसर भी मौजूद होंगे, राउंड द क्लॉक पुलिस आपको प्रोटेक्शन वहाँ पे मौजूद होएगा कि आपकी वहाँ पे द लॉ सेज कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको ब्रीच नहीं किया जाएगा। जब आप थाने में जाते हैं तो इतने से आपके पुलिस से आपका एक्सपोजर होता है और किस्म के भी जराइम लोग पूछे जा रहे होते हैं, खवातीन वैसे ही घबरा जाती है। बिल्कुल। तो देखें, जहाँ पे गवर्नमेंट कानून साजी और पॉलिसी के थ्रू ये रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही है, वहाँ पे इंतहाई ज़रूरी है कि हम आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू अपने सोसाइटी में अपने बच्चे बच्चियों को वो तहफ़्फ़ुज़ दें, वो कॉन्फिडेंस दें, वो जो विक्टिम ब्लेमिंग हम देखते हैं और शेमिंग देखते हैं उसको प्रिवेंट किया जाए ताकि वो बाहर निकलकर ऐसे जुराइम को रिपोर्ट करें। तभी ऐसे जो सेल्स हैं, ऐसा जो कानून है, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको हम मुफीद तरीके से। और वाकई पहली दुआ तो यही कि ऐसा कोई केस हो ही ना आयशा साहिबा। अब दो बातें, एक, क्या सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद में अगर कोई वाकया पेश आएगा तो वो शख्स जा सकता है उस सेल में? और दूसरा ये कि जब हम देखते हैं कि आपने जिस तरह खुद भी कहा कि पुलिस भी वहाँ पर आएगी, नहीं आपको किसी और जगह जाने की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। जी एब्सोल्युटली नॉट। एक तो आपको पता है FIR जो कानून पुलिस का है उसमें जहाँ पे वकुआ ऐसा होता है वहीं पे FIR दर्ज होती है, तो यकीनी तौर पे ये जुरिस्डिक्शन जो है ICT तक ही महदूद रहेगी। लेकिन जो हमारा कानून है एंटी रेप एक्ट 2021, उसके तहत ऐसे एंटी रेप क्राइसिस सेल्स जो हैं वो आपके पूरे मुल्क के हर जिले में बनने हैं ताकि एक्सेसिबिलिटी हो आपके बच्चे बच्चियों, औरतों को, ट्रांसजेंडर्स को, तमाम लोग जो खुदा ना खास्ता ऐसे जिनसी तशद्दुद के वाक़े से गुजरते हैं, ऐसे ट्रॉमा से, ऐसे इंसिडेंट से, कि वो आसानी से जाएं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ये इनका इनकाद होगा और वहाँ पे जाके वो इजीली अपनी FIR कराएंगे, एविडेंस करवाएंगे। वो ऑलरेडी वहीं पर सारा सिस्टम मौजूद होगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज़ और भी, सिर्फ रेप विक्टिम जा सकता है? जी, रेप की डेफिनेशन जो है वो हमने इस एक्ट के नीचे बहुत ब्रॉडन कर दी है। इट इज़ नॉट जस्ट द एक्ट ऑफ रेप, उसके अंदर थ्रेटन करना, उसके अंदर और अननेचुरल ऑफेंसेस जो हैं वो सब इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सारे इसमें शामिल हैं। जी, रेप बिल्कुल, अगर वो डेफिनेशन देखें उसमें बहुत से हमने ऑफेंसेस जो है उनको ऐड किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब आयशा साहब, जाहिर है हम यहाँ पर एक कोशिश ज़रूर है हमारी भी आपकी कि हम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके। अब जाहिर है एक वो लोग जो कि ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते कि वेबसाइट पे या सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके, किस तरह से आप लोग इसके कैंपेन रन करेंगे कि लोगों में अवेयरनेस आ सके और उनको पता हो कि ये एक महफूज मकाम है, खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई वाकया पेश आ जाता है तो ये एक सेफ स्पेस है उनके लिए जहाँ जाकर वो रिपोर्ट कर सकते हैं? जी, हम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर इसकी आगाही फैला रहे हैं। और फिर वन हैट दैट आई वेयर इज़ चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। और आपने देखा है हमारे बच्चों के साथ भी ये तशद्दुद, ऐसे सेक्सुअल वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत कम रिपोर्ट किए जाते हैं। तो हम भी अपने लेवल पर स्कूल्स में, करिकुलम में असातिज़ा के साथ मिलकर, रिलीजियस स्कॉलर्स की हमने कमेटीज़ बनाई हैं, मिलकर हम ये आगाही फैला रहे हैं कि जहाँ भी ऐसा वाक़या होता है, एक तो बच्चों को प्रोटेक्शन दी जाए, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाए और फिर ऐसे सेल्स और ऐसी हुकूमती जो काविशें हैं उनका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया जाए। अच्छा स्टेप है कि जहाँ पर स्कूल्स में जाकर, यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएं, तालीमी इदारे जितने भी हैं, मदरसों में जाकर आप लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं कि ये एक चीज़ है, ये एक सेल बन चुका है कि खुदा न खास्ता अगर जो रेप की डेफिनेशन आप लोगों ने बताई है उसके अंदर रहते हुए अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है तो आप फ़ौरन जाकर वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। आयशा साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। इस्लामाबाद और गिरदो नवा में घरों के अंदर रहने का वक्त हुआ चाहता है। क्यों? अल्लाह खैर करे, क्या हुआ?
एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसा ही बता रही है। मुज़र सेहत फ़ज़ा है और इसकी वजह से ये इंतबाह जारी किया गया NDMA की तरफ से कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बताती है कि इस वक्त मुज़र सेहत फ़ज़ा है इस्लामाबाद की। लेकिन बात सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं है, अगर हम इस वक्त पूरे मुल्क में देखें सबीन, चाहे बड़े शहरों की बात करें या ओवरऑल सिचुएशन की हम बात करें, जनवरी में जो मौसम होता था, जो बारिशें होती थी, वो नहीं है, नहीं नजर आ रही। अब हम ये कह रहे होते थे कि दिसंबर के एंड में बर्फबारी शुरू हो जाती होती थी, और अब हम देख रहे हैं कि मिड जनवरी है, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि अच्छा जी वीकेंड पे हो सकती है बर्फ या फिर आगे चल के, लेकिन उस तरह का मौसम नहीं रहता जैसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है। आधा मौसम गुजर गया है, लेकिन आप देखें बारिशें नहीं। उसमें दो बातें सिर्फ ऐड करता हूं। मेरे घर में लुकाट का एक दरख्त है, उसमें लुकाट लग चुके हैं जी, समर्स में लगते हैं सबीन, exactly. लुकाट लग चुके हैं। मेरा एक दोस्त है चित्राल से, उसने मुझे तस्वीर भेजी कि बादाम के दरख्तों पर बादाम के फूल आ चुके हैं, हालांकि इस वक्त आते नहीं हैं। तो ये हो क्या रहा है, इस पर आज हम बात कर लेते हैं। माहिर माहौलियात अर्जुमंद निज़ाम ने ज्वाइन किया है, और मौसम को समझने वाले जवाद मेमन साहब भी साथ मौजूद। दोनों को बहुत शुक्रिया। अर्जुमंद साहब, पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा, पाकिस्तान में इस वक्त क्या है, क्लाइमेट चेंज बड़ा संगीन नहीं हो गया क्या? और आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे थे, मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, और लाहौर में आप ना पूछे क्या सिचुएशन है। एक तरफ तो 3-4 हफ्ते हो गए हैं लोगों ने सही से सूरज ही नहीं देखा, और उसका ज़ाहिर इफेक्ट पर्सनालिटीज़ पे, आपके माइंडसेट पे, आपकी हेल्थ पे है। हम पूरी तरह एल नीनो के हिसार में हैं, जिसका मतलब है कि क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैं। हमारे पास एक अबव एवरेज टेम्परेचर की इस वक्त जो सिचुएशन है, जैसे आपने कहा अर्ली फ्लावरिंग हुई है, और अब अगर एक छोटी सी बारिश भी हो गई तो सारे फ्लावर्स चले जाएंगे, स्नो नहीं हुई, ड्राउट है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो जवाब साहब, मौसम अब कैसा रहेगा? अब जिस तरह हम प्रिडिक्ट तो करते जा रहे थे, दिसंबर में भी कहा दिसंबर के एंड में हो सकता है, लेकिन हमने ना तो अब हम कोई बारिश देख रहे हैं और ना ही हम बर्फबारी देख रहे हैं। किस तरफ मौसम जाता दिखाई दे रहा है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए सबीन, फिलहाल तो अगले 5 से 7 दिन भी जो है वो एसएच मुल्क के अक्सर इलाकों में कोई खातिर खां बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। हाँ बिल्कुल, जनवरी के आखिरी वीक में जो है वो एक बार फिर मगरबी हवाओं के जो सिस्टम है उनकी आमद शुरू होगी, तो ही हम कह सकते हैं कि जनवरी के बिल्कुल आखिरी दिनों में जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, और फिर ये कंटिन्यू करेगा फेब में। इस चीज़ की तवक्को की जा रही थी कि जनवरी में जो है वो अच्छी बारिशें रहेंगी, अच्छी बर्फबारी रहेगी, क्योंकि दिसंबर का महीना भी जो है वो हमारा बिलो नॉर्मल ही रहा है। इनफैक्ट जनवरी के स्टार्टिंग में बिल्कुल जो है वो शुरू के जो एक हफ्ता था उसमें एक के बाद एक मगरबी हवाओं के सिस्टम आए, लेकिन इस चीज को भी हमने बार बार जो है वो पॉइंट आउट किया था कि अगर पोलर वॉर्टेक्स मगरिब की तरफ जो है वो पोलर वॉर्टेक्स डिस्टर्ब होता है तो फिर अचानक जो है ये तमाम तर जो वेदर पैटर्न्स है ये बहुत तेजी से हमारे मुल्क में की और हमारे खित्ते में जो है वो चेंज होंगे, और उसी चीज का इफेक्ट जो है वो अभी हम देख भी रहे हैं कि मगरिब में जो है वो इंतहाई खतरनाक सर्दी है, और हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मौसम जो है वो इस वक्त खुश्क हो गया है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज के असरात है सिर्फ अब पाकिस्तान की नहीं देख रहे हैं, हम ग्लोबली भी बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ममालिक इससे जो है उनका इम्पैक्ट आ रहा है उस पर। अर्जुमंद साहिबा, अगर यही हालात रहे, हम क्योंकि हर साल हम यही बात कर रहे होते हैं कि इस साल वो ठंड नहीं हुई जो पिछले साल थे, इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है जितनी पिछले साल नहीं थी, तो अब अगले साल हम क्या देख रहे हैं? सबीन, मसला ये है कि हम हर साल एक अगले साल का वेट करते हैं और हम ये सबक नहीं सीखते कि पीछे हमारे साथ क्या हुआ। अब ये जो वार्निंग है ये जुलाई में ही इशू हो चुकी थी, ग्लोबल जो वार्निंग थी कि ये एल नीनो के इफेक्ट्स होंगे, और पाकिस्तान वाज अमंग कंट्रीज ऑफ हाई कंसर्न, और ये सिचुएशन थोड़ी सी प्रोटेक्टेड है। जैसे अभी आपने सुना कि जो मौसमियाती तज्जिया है आगे भी ये एक्सट्रीम्स हमें देखने को मिलेंगे, और मुझे जो ड्राउट की जो फिक्र है और जो बर्फ़ ना होने का जो इम्प्लिकेशन है एग्रीकल्चर के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा सीरियस होगा। हमारी चैनल्स पे पानी कम होगा, हमारे स्प्रिंग्स रिजुवेनेट नहीं होंगे, और ख़ासकर जो बारानी एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। अब उसके सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें कि कम पानी में उगाना सीखो, ज़्यादा आ जाए तो तैरना सीखो। हम कोई भी तैयारी जो है वो वक्त पे नहीं करते, हमें बहुत जल्दी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है कि हम क्रॉप पर ड्रॉप पे आ जाएं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर एग्रीकल्चर इकॉनमी है, हमें फूड सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है, और ख़ासकर ये जो बारानी इलाके हैं यहाँ पे तो फार्मर्स जो उगाते हैं वही उनकी सब्सिस्टेंस एक फूड सिक्योरिटी है पूरे साल की। तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और टेक्निक्स की ज़रूरत है जिसमें हम कम से कम पानी में और ऐसी कोई टेक्निक से एग्रीकल्चर करें कि उसका मौसम से कम
ये तो अर्जुमन साहब भाई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, ज़ाहिर एग्रीकल्चर को पूरा शिफ्ट करना बड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हो जाएंगी। आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि एल नीनो का असर है, ये भी दुरुस्त बात है कि अगर पानी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। हम अभी से देख रहे हैं डैम्स खुश्क हो रहे हैं, एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं? सॉरी, एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं? देखिए एज एन इंडिविजुअल तो देखिए, जब मैंने कहा कि ये क्लाइमेट चेंज, जो चीज़ें मैंने गिनवाई, ये सीधा अवामी मसला है। यानी कि अब ड्राउट हो या डिज़ास्टर की सिचुएशन हो, पानी कम मैसर हो एग्रीकल्चर के लिए, अब हीट वेव भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये रेनफॉल्स का सिलसिला शुरू ना हुआ तो हीट वेव बड़ी जल्दी आएगी। ये तमाम अवामी मसाइल हैं और इसको हमारे पॉलिटिशियंस आजकल बड़ी स्पीचेस करते फिर रहे हैं, उनको भी ये अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करना पड़ेगा। ये भी बहुत अहम बात है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से पॉलिसीज क्या हैं, कैसे पाकिस्तान को इस चैलेंज से निपटने के लिए उनकी पॉलिसी काम आ सकती है। जब प्रिपेयरनेस होगी। हाँ, सॉरी, मैं आपकी एक बात इंटरप्ट करना चाहूंगी प्लीज कि इसमें आपने अवाम की बात कही, तो जब राइट्स की बात होगी या अवामी मसला अपने पॉलिसीज में आप ऐड कर लेंगे, लेकिन हमारी अपनी ऑब्लिगेशंस क्या होंगी? अगर आप ज़ाती नौयत के आप सवाल करें, आप अपने तौर पे सोचें कि आज आपने कितना पानी वेस्ट किया जब आप सुबह ऑफिस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, हम कितना फूड डेली बेसिस पे वेस्ट करते हैं, या हमारी अपनी क्लाइमेट के हवाले से क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, ये वेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। तो हुकूमत एक एक घर में आके वाटर एफिशिएंसी या बिहेवियर ठीक नहीं कर सकती है। हमें इंडिविजुअल सतह पे भी अपने बिहेवियर्स ठीक करने होंगे, और कुछ जब किसानों की बात होती है तो उन्हें भी यकीन करना होगा कि ये लग्जरी नहीं रहेगी, उन्हें अपने क्रॉप पर ड्रॉप की पॉलिसी पे आना पड़ेगा। हुकूमत अगर नहीं करती तो उन्हें खुद अपने खुद करना पड़ेगा। बहुत अहम बात है। जवाद भाई, जनवरी का आखिर कोई बारिश की उम्मीद कि स्मॉग जरा कम हो जाए, फजाई आलूदगी कम हो जाए, थोड़ी बर्फबारी पहाड़ों पर हो जाए? बिल्कुल शुएब भाई, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 24 से 25 के बाद जो है वो हमारे यहाँ बारिशों का जो सिलसिला है वो एक बार फिर लौटेगा, और काफ़ी हद तक इसमें इम्कानात हैं कि ये जो बारिशों का जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। मौसम जो है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और फिर ये जो सिलसिला है ये फिर फ़ैब में जो है वो कंटिन्यू करेगा इंशाल्लाह। ठीक है जवाद भाई, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थे अर्जुमन निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस साथ रहिए। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। मोहम्मद नईम याद शायर, अदीब, अफसाना निगार और खत्तात की हैसियत से मुनफरिद शनाख्त रखते हैं, लेकिन आजकल उनकी जो वजह शोहरत है वो 5 कुरान पाक के नुस्खे हैं जो मुख्तलिफ रस्मुल खतूत में सिर्फ 270 दिनों में हाथ से तहरीर किए हैं। आज उन खतूत से मुतालिक भी बात करेंगे, इस शौक़ से मुतालिक भी बात करेंगे, और इतने कम वक्त में लिखना कैसे मैनेज कर पाए, इस सब पर बात करेंगे। जोहराबाद खुशाब से इनका ताल्लुक़ है। नईम याद आज साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह बखैर। बहुत शुक्रिया। 5 मुख्तलिफ खतूत में आपने सोचा कि कुरान पाक तहरीर करना है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि तो हमारे नाज़रीन के लिए भी, हमारे लिए भी 1 बाय 1 ज़रा बताएँ कि किस ख़त से पहले आगाज़ किया। सबसे पहले शोएब भाई, तो मेरा ये शौक़ था, बचपन से अच्छा लिखता था, तो असातिज़ा की, घर वालों की हमेशा से हौसला अफजाई मेरे साथ रही है, और स्कूल कॉलेज में काफ़ी मौका मिलता रहा बैनर्स बनाने का, और कभी न कभी चार्ट्स वगैरह हम खुद बनाया करते थे। तो एक दिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना कुरान पाक को मैं किसी खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज में लिखूँ। कोरोना फेस था तो घर में बैठ के मैं अक्सर फ़ारिग औकात में ना ख़ताती की प्रैक्टिस वगैरह किया करता था। तो उन्हीं दौरान मैंने एक नूरुल कलम के उन्वान से 300 के करीब ख़ताती के नमूना जात पर मुश्तमिल 2 एल्बम तैयार किए। तो उसके बाद फिर वहीं से मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना कुरान पाक को किसी नए अंदाज से, किसी मुनफरिद अंदाज में लिखा है जिसमें आलम इस्लाम में पहले किसी ने काम ना किया हो। चूँकि मैंने ख़ताती का फ़न किसी से सीखा नहीं था, और सबसे बड़ी ये थी कि सिर्फ शौक़ था, खुद से ही प्रैक्टिस करता था और देख के प्रैक्टिस करता रहता था। तो सबसे पहले जो मुश्किल तरीन ख़त है ख़ताती में, जिसके ख़त सुलस कहा जाता है, जिसको उम्मुल ख़ितात कहते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि जिस शख्स को इस ख़त पे अबूर हासिल हो जाता है तो वो ख़ताती के 1/3 हिस्से पे, यानी कि उसको अबूर हासिल होता है। और मस्जिद नबी शरीफ, खाना काबा के दीवारों के ऊपर ज़्यादा जितनी भी ख़ताती है वो ख़त सुलस में। और आपको खुद से सीखने में ख़त सुलस कितना टाइम लगा था कि आपने कहा कि मेरी महारत है अब इसमें, अब मैं कुरान पाक? असल में देखा जाए तो ये सिर्फ कुरान का ही मौज़ा था।
मैंने ना तो किसी ख़त की ख़ास तौर पे प्रैक्टिस की, बस वही देख के नमूना जात बनाता था। और ये कुरान की हकीकत में इतनी बड़ी बरकत थी कि अगर मैंने अलहम से शुरू तो वन्नास तक मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं हुई किसी। माशाअल्लाह, ज़रा अल्लाह ने हाथ थामा, आपका किताब अल्लाह की है, किताब अल्लाह की है। तो वो मैंने ख़त सुलस में ये आप देख सकते हैं कि मैंने जब ये लिखा तो मैंने इसकी जिल्द बंदी भी जो थी अभी वो सऊदी अरब के जिस तरह कुरान पाक थे उसी स्टाइल में की। और ख़त सुलस ना सिर्फ लिखना मुश्किल, ज़ाहिर है वो पढ़ना भी उतना ही मुश्किल है, ये आप देख सकते हैं। और ये मैंने जब शुरू किया तो गर्मियाँ थी, मुकम्मल करते करते वो आपको पता है हाथों में पसीना आ जाता था, लिखते लिखते दिक्कत भी होती थी। फिर पहली दफ़ा लिख रहा था, ख़त का भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अल्लाह के करम नवाजी की जब मैंने शुरू किया तो विद इन 75 डेज़ में मेरा पहला नुस्खा 10 मुहर्रम उल हराम को मुकम्मल हुआ। अच्छा, ये 10 मुहर्रम उल हराम को पहला नुस्खा जो था जस्ट 75 डेज़ में मेरा मुकम्मल हुआ। ये जो ख़त दीवानी में था और इसके ऊपर ये टाइटल पे आप देख सकते हैं, ये खालिस पीतल है जो मैंने इसके ऊपर जो है टाइटल के ऊपर काम करवाया। और ये आलम इस्लाम का ये कह सकते हैं कि दूसरा बंदा मैं हूँ जिसने ख़त दीवानी में कुरान पाक तहरीर की है। ये जो है आप देख सकते हैं। सही, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसमें कितना वक्त लगा आपको? सर ये सर्दियों का पीक सीज़न था, नवंबर दिसंबर जनवरी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट 50 डेज़ में दूसरा नुस्खा। पहले 75 और फिर महारत आ गई और अब फिर 50 डेज़। हालांकि ख़त तब्दील हो गया। तीसरा कुरान पाक वो किस ख़त में? तीसरा कुरान पाक मैंने जो है मस्जिद नबी शरीफ के अंदर जो रखा गया कुरान पाक है ख़त नस, जो कि तमाम आलम इस्लाम में जितने भी कुरान पाक हैं वो ख़त नस में लिखे जाते हैं, तो उसमें मैंने शुरू किया। लेकिन मैंने जो उसका आइडियल कुरान पाक रखा वो मस्जिद नबी शरीफ मुसफ़ मदीना को रखा। अच्छा। इसलिए मैंने उसकी जिल्द का रंग भी सब्ज़ रखा और उसका इंतसाब मैंने जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के नाम किया। अगर हमें दिखा भी दें, ये जो है वो सब्ज़ रंग की जिल्द है। और ये ख़त नस्ख़ में जो आपने तहरीर किया इसमें कितना वक्त लगा? सर ये भी 50 डेज़। 50 डेज़ में? जी 50 डेज़ में। माशाअल्लाह। और इसमें अच्छा, इसमें आपने अंदर जो कलर्स का इस्तेमाल खासा किया है? सर ये इस पे मुझे इन चीज़ों को ढूंढने में करने में बहुत अच्छा लगा। अच्छा। यानी पहला नुस्खे के मैंने जब वो उसकी करवाई, प्रिंट करवाई बॉर्डर्स, तो उस पर 7 साल का अरसा मुझे लगा। अच्छा। ढूंढने में कोई गाइडलाइन देने वाला बंदा नहीं था और जिनसे भी पूछते वो कोई सही रहनुमाई नहीं कर रहे थे। बस अल्लाह ताला की पे सब छोड़ दिया। फिर अल्लाह ने कहा इंशाल्लाह जब खुद से होता गया। जब आप एक दर बंद करते हैं तो ऊपर वाला 100 दर खोलता है। ख़त नस्तालीक में फिर आपने? जी, ख़त नस्तालीक में मैंने चौथा नुस्खा शुरू किया क्योंकि ये हमारा कौमी ख़त था। अच्छा, मैंने ये जितने भी शोएब कुरान पाक थे ना, मैंने इसमें रस्म उस्मानी को मद्देनज़र रख के लिखा। अच्छा। यानी जो अराब का इस्तेमाल है या ये हमारे यहाँ जो राइज है रस्म उस्मानी, उसको मैंने देख के मुकम्मल जो कुरान पाक हैं। अब बाकी जो ख़त का होता है ये जस्ट कैलीग्राफिक कुरान पाक है। जैसे हमारे यहाँ कुछ उलमा एतराज़ करते हैं कि इस ख़त में ममानियत है, ये तो हमारे ये कैलीग्राफी है कि कुरान को किसी नए हुस्न से, जैसे अब लोग किसी कपड़े पे लिख रहे होते हैं या किसी चीज़ पे, ये उसका हर एक बंदे का इश्क का इजहार है। अच्छा। तो ये समझ लें कि मेरा इश्क का इजहार है कि मैंने इसको मुख्तलिफ अंदाज के साथ इसको कैलीग्राफी में, ये नस्तालीक के अंदर कुरान पाक है। ये भी 45 डेज़ मुकम्मल किया। अच्छा, नहीं अगर एक ख़त आपको आता है जी, उस अब चूँकि आप हाफिज़ कुरान भी हैं जी जी, बस आपके माइंड में वो ख़त है और ज़रा अल्लाह का कलाम भी आपके जहन में है, दिल में है, सीने में है, तो आप उस ख़त को मद्देनज़र रखते हुए लिख लेते हैं या कि वो ख़त में आपके सामने वो तहरीर होनी चाहिए? अव्वल तो सर ऐसा, चूँकि मेरे पास तो कोई नुस्खा ही नहीं था इस तरह का। अच्छा, मुझे ये बहुत दिक्कत हुई क्योंकि मैं देख रहा था पाकिस्तानी कुरान पाक, मेरे पास जो कुरान पाक होते थे सामने, एक 13 लाइन का था, एक 16 लाइन का था। अब जो 16 लाइन का कुरान पाक था वो ताज कंपनी का था और मेरा जो डिज़ाइनिंग थी, लाइनिंग थी, वो 13 लाइनें थी मेरी छपी पेज पे। तो अब मुझे ये बड़ी दिक्कत होती थी, ख़त चेंज हुआ है तो पारे को आखिरी लाइन तक मुकम्मल करना ये बहुत मुश्किल तरीन काम था। ये एक पैटर्न बनता है ना, नया पैटर्न अब बन गया। अब कोई ख़त ऐसा है जैसे अब ख़त दीवानी है तो ये थोड़ा सा वसी है, इसको इसी तरह नस्ख़ है वो थोड़ा उसमें लफ्ज़ इकट्ठे हो जाते हैं। अभी मैंने जो रिसेंटली ख़त रिका में मुकम्मल किया है तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल था ख़त, तो ये था कि उसको आखिरी लाइन तक मुकम्मल करना ये मुश्किल है। अब आप कर पाएंगे? वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे कुरान पाक उसी तरतीब है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से किया है। मुश्किल काम है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्योंकि ये कंप्यूटर नहीं है कि आप किसी फॉन्ट को छोटा कर दें, बड़ा कर दें, लाइन स्पेस कम कर दें। अभी आप ये देखिएगा कि जो ख़त रिका में है ना, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये हाथ से किया गया काम है या वो उसमें कंप्यूटर पे देने के काम।
ये पांचवा आपका, ये पांचवा नुस्खा जो है, नुस्खा है। और इसके ये टाइटल पे जो है वो मैंने खालिद मस्जिद नबी शरीफ का जो पैटर्न है, दरवाजा बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल ये सर खालिद खते रिका बिल रस्म उस्मानी। सही, खूबसूरत। और सर इसकी ये जो मैं आपको, ये आप देखिएगा सर, अब इसमें जो आप देखेंगे कि जो लाइनिंग है, जो सीक्वेंस आ रहा है लफ्ज़ों में, वो आपको कहीं से भी आइडिया नहीं होगा कि हाथ से लिखा हुआ। सही बात है, बहुत ही खूबसूरत और अलाइनमेंट इतनी ज़बरदस्त है इसकी। और ये सबसे बड़ी ये देखें कि बगैर सीखे, अल्हम्दुलिल्लाह बगैर सीखे, अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये सीख है ना, जरूरी नहीं है टीचर से, आप खुद ब खुद भी, बेशक ऐसे ही अकीदत है, अगर आपका शौक है, आपका लगन है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इस चीज़ में अगर उस्ताद नहीं मिला तो मैं ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा भी होता है कोई आपसे कहता हो कि मुख्तलिफ, चूँकि खतूत के माहिर मैं कहूँगा आपको, और कहते हो कि अच्छा एक आयत हमें ख़त सुलस में या ख़त नस्तालीक में या ख़त दीवानी में तहरीर करते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, आप हदिया करते हैं, ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसे होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि असल में मैंने ना कुछ फ्रेम्स वगैरह भी बनाए। अच्छा। मुझे कई इदारों से डिमांड ये आई कि आप जो है अपने कोई नमूना अच्छा सा बना के हमें भेजें नुमाइश के लिए। मैंने कहा सर देखिए, मेरा काम लोगों से मुख्तलिफ नोयत का है। मुझे वो नुमाइश या तो आप कुरान पाक को सामने रखें, ये तो वो सेल आउट तो करने नहीं है मैंने ना, मेरा कोई मकसद है कि मैंने किसी से ये रखना है कि यार, लेकिन नुमाइश के उस पर तो आप लोग जाते भी हैं, लेकिन नहीं अभी तक मुझे किसी, मैंने PNCA में भी मैंने रिक्वेस्ट की थी उनको कि सर ये सरकारी अदारों के, मैंने सऊदी एम्बेसी को ख़त लिखा कि ये कुरान पाक जो है अगर सऊदी एम्बेसी जो है मक्का शरीफ रखवाए जाएँ। सदर पाकिस्तान को मैंने ख़त लिखा कि सर ये जो नस्तालीक में हमारा कौमी ख़त है, अगर ये कुरान पाक वहाँ पे वाने सदर में रखा जाए तो जितने, क्योंकि जस्ट एक कैलीग्राफिक कुरान पाक है, तो अगर नहीं किसी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इवन देन PNC, लेकिन ये सुन के अच्छा लगा, ख्वाहिश आपकी है कि हरम शरीफ में आपके कुरान सर वहाँ मेरी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है ना अभी भी कि एक दफ़ा चाहे वहाँ रखे जाएँ या ना जाएँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि इमाम काबा के हाथों में मेरा हाथ, और मैं उनको ये कहूँ कि सर ये मैंने पाकिस्तान, मेरा असल में पहला चीज़ है कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँ। इतना अच्छा, इतना मुकद्दस, इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं तो उसका अजर अल्लाह आपको जरूर देगा। कातिबे ने वही जो है वो इतना बड़ा सिलसिला था सर, और उसका जो मकामात हैं, अल्लाह आपको और इज्जत दे जी। बहुत शुक्रिया नईम, हमारे साथ मौजूद थे। आज नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग यकीन रखते हैं और कुछ लोग जो है वो यकीन नहीं रख पा रहे होते, क्योंकि एक रिसर्च उनके सामने नहीं होती और उस तरह की मालूमात उनके पास नहीं हो पा रही होती। लेकिन क्या सच्चाई है क्या नहीं है, कुछ लोग डर के भी इस बारे में बात नहीं कर रहे होते। कि अक्सर हम कह रहे होते ना कि हमारा बच्चा बीमार हो गया है या किसी में कोई एबनॉर्मल आप उसका बिहेवियर देख रहे हो तो आप कहते हैं कि इस पर या नजर बद है, या फिर ये कहा जा रहा होता है कि इसके ऊपर साया हो गया है। साया क्या होता है, आज इस मौजू पर हम बात करेंगे इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, इस्लाम के नजरिए में। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और इससे मुताल्लिक कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। राजा ज़िया साहब साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। साया क्या होता है? साया आमतौर पे हमारे कल्चर में, जब इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में ख़ास तौर पे जो जिन के असरात होते हैं उसको नॉर्मली लोग आम ज़ुबान में साया कहते हैं। लेकिन हमें ये पता है कुरान और हदीस की रोशनी में कि जिन्नात का एक सर्टन इन्फ्लुएंस, एक ख़ास असर आप पर हो सकता है। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं कि जिन्नात आखिर असरअंदाज क्यों करते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है ना जिन्नों को और इंसानों को पैदा किया अल्लाह ताला की बंदगी के लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, दोनों अल्लाह की मखलूक हैं, दोनों को अल्लाह की बंदगी के लिए पैदा किया गया। तो अगर जिन्नात में से जो लोग, जो ऐसे जिन्नात हैं जो कि शर पसंद होते हैं, उनको हम लोग शयातीन कहते हैं। इसी तरह इंसानों में भी शयातीन हो सकते हैं। तो जो जिन्नात में से शयातीन हैं, अगर वो किसी वजह से किसी इंसान के ऊपर असरअंदाज होते हैं तो उसको लोग आम तौर पर साया कहते हैं। अब उसके असरअंदाज होने की कई वजूहत हो सकती हैं। ये हो सकता है कि हमने एक ना चाहते हुए जिन्नात के साथ कुछ मामला ख़राब कर दिया हो, जो उनकी जगह होती हैं जहाँ पे वो पड़ाव डालते हैं, उनके अंदर कोई हम लोगों ने ऐसा मामला कर दिया हो जो उनको उन्होंने उसको जो उनको बड़ा नाखुशगवार गुजरा हो, जिन्नात की ज़िंदगी में मुदाखलत की हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, और ये मुदाखलत हम कैसे करते हैं? उनकी जगह पर जाकर, उनके सेफ प्लेसेस पर जाकर जी। और वो इसीलिए ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं जहाँ पे आपने हमें बताया कि जिन्नात पड़ाव कहाँ डालते हैं। मिसाल के तौर पे दरख्तों के नीचे आमतौर पे, इसी तरह से शाम को जो मगरिब का टाइम होता है उस टाइम पे वाज़ेह अहादीस हैं, ऑथेंटिक अहादीस हैं जहाँ बताया जाता है कि वो टाइम होता है जब जिन्नात जो है वो निकलते हैं और उस टाइम पे अपने बच्चों को घर के अंदर कर लिया करो। अच्छा, इसी तरह से इसमें इसी तरह पे की बात, क्योंकि अक्सर औकात ये कहा जा रहा होता है ना कि इसको
साया हो गया क्योंकि वो इस फलाने दरख्त के नीचे से गुजरा था। जी, तो या तो दरख्त के नीचे से गुजरा हो, या कोई लोग होते हैं जो कि जो है वो पखाना वगैरह करने के लिए दरख्त के नीचे, अब इससे भी खासतौर पर मना किया गया है कि वहाँ पे इंसान को जो है क़ज़ाए हाजत के लिए नहीं जाना चाहिए। अच्छा। इसी तरह से ये सुनसान इलाकों में ये जनरली स्पीकिंग इंसानों से दूर ही रहते हैं, यानी कि वीरान जगहों पे कोई कूड़े का ढेर होगा, वहाँ पे कोई जंगल बेआबान इलाका होगा उस तरह का। फिर हमारे यहाँ वो जो कॉन्सेप्ट है ना इंग्लिश मूवीज़ वगैरह में भी हॉन्टेड हाउस वाला, क्योंकि अबैंडन्ड घर है तो ऐन मुमकिन है कि वहाँ पर जिन्नात जो है वो पूरे के पूरा टोला उनका वहाँ पे मौजूद हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अगर आप वहाँ पे चले जाएंगे तो वो आपको मतलब ख़राब कर देंगे, इस तरह की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल ये है कि अगर उनमें से कोई शर पसंद है तो वो शायद कर सकता है। एक कॉलर हमारे साथ है जी, साजिद हुसैन खैरपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम साहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर मेरा ये सवाल है कि क्या घर अगर 3-4 महीने के लिए खाली हो तो उसमें ये जिन्नात वगैरह का असर हो जाता है या नहीं? ठीक है जी, अक्सर लोग हैं वो देखते हैं कि 1-2 महीने अगर घर खाली है, जैसे किराए पे दिया था, किराएदार गए खाली, इतनी जल्दी आ जाते हैं जिन? बिल्कुल जी, हमें तो हुक्म ये दिया गया है कि जब भी आप घर के अंदर दाखिल हो ना तो आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहकर दाखिल हों। और अगर तो घर के अंदर कोई जिन्नात उस टाइम जो है ना पड़ाव डाल रहे होंगे तो वो वहाँ से निकल जाएंगे कि भाई कोई अल्लाह का बंदा आ गया, अब यहाँ से निकलो। अच्छा, इसी तरह से हमें कहा गया कि जब आप अपने बेड पे जाते हैं बिस्तर पर, तो वहाँ पे उसमें बैठने या लेटने से पहले उसको झाड़ लें, हाथों से उसके ऊपर झाड़ लें और कहें बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके उसको झाड़ लें, ताकि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई जिन वहाँ पर मतलब कि आम पजीर भी है तो वो वहाँ से फ़ौरन उठ के वहाँ से निकल जाएगा। और वो जिन भी बिस्तरों पे सोते हैं? बिल्कुल सोते हैं, और वो भी हमारी तरह खाते भी हैं, पीते भी हैं, उनकी शादियाँ भी होती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। ऐसी जिंदगी उनके बस हमें नजर नहीं आते। बिल्कुल जज्बात भी हैं, एहसासात भी हैं, वो गुस्सा भी होते हैं, खुश भी होते हैं, उनको प्यार भी होता है, ये सारे मामलात उनके होते हैं। अच्छा रज़ा साहब, अब क्या निशानियाँ होती हैं कि अब अक्सर क्योंकि हम खुद से भी कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे बच्चे के ऊपर साया हो गया है, ये अब नॉर्मल बिहेवियर उसका हो गया है, क्या निशानियाँ होती हैं जिससे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस शख्स के ऊपर साया वाकई साया है? अच्छा देखें, एक हमारे यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए इस एतबार से कि कभी कभार वाकई हो सकता है साया ही हो, लेकिन कभी कभार कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। तो मेरा अपना जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो ये है कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम या कोई केस आता है तो सबसे पहले डॉक्टर्स की तरफ रेफर किया जाए, सबसे पहले मेडिकल कंडीशंस। हाँ, मेडिकल पहले आप चेक करवा लें। अगर तो कोई वहाँ से कोई मे बी कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मे बी कोई बंदा बाइपोलर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, मे बी कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, कुछ भी हो सकता है, वो पहले डायग्नोसिस करवा लें। अगर तो डॉक्टर्स गिव अप कर देते हैं, क्या चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम हो या साइकोलॉजिकल हो। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई इंसान मुस्तकिल वॉमिटिंग कर रहा होता है, मुस्तकिल डायरिया हो रहा होता है, वो जाता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, वो कहता है भाई कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट्स भी आपकी सारी रिपोर्ट सारी क्लियर आ रही होती हैं। कोई बंदा कहता है मुझे हार्ट का कोई मसला हो रहा है, रिपोर्ट सारी क्लियर आ रही है। किसी को फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं, वो जाके रिपोर्टें करा रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर, येट द इशू रिमेन्स। तो इस एतबार से फिर मैं कहता हूँ हाँ, अब जो है ना हम फिजिकल से मेटाफिजिकल की तरफ रेफर कर, रूहानी इलाज करते हैं। हाँ, अब कोई मसला, एक कॉलर भी है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। सबा इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगी? हेलो, साथ मौजूद हैं आप, बात में आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई जी। तो अगर तो आपको बाकी तरफ से ओके सिग्नल मिल जाता है कि जी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, फिर हम कहते हैं कि डेफिनेटली आप जो है वो जो शरई इलाज है उसकी तरफ आप जाएं। अच्छा, और वो इलाज क्या है, रूहानी इलाज क्या होता है? ओके, सो इसमें मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूँगा कि वो जो आमतौर पे कहते हैं ना नकालों से होशियार रहें, और यानी वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त आम पब्लिक के अंदर मैं कहूँगा शायद 99% लोग ऐसे हैं जो रूहानी इलाज के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा, 99% मैं कहूँगा। उसकी वजह यह है कि लोग मुख्तलिफ किस्म के आमिल बाबा और अजीब किस्म के टोटके और उल्लू का सर लेके आओ और काले बकरे की सीरी लेके आओ और फलाना, यानी ये इसका ताल्लुक आप खुद थोड़ी देर के लिए सोचें, क्या हमारे दीन से हो सकता है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक ऐसी हदीस होगी, कोई एक ऐसी रिवायत होगी, कोई कुरान की ऐसी आयत होगी जहाँ पर ये कहा गया होगा कि भाई इस चीज़ का इलाज जो है वो ये है कि फ़लाँ चीज़ का सर और फ़लाँ के पंजे और फ़लाँ का, यानी ये समझ से बाहर है। या कोई कहा जाए कि जी फ़लाँ चीज़ को कब्रिस्तान में जाके दफना के आ जाए, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको देखने से पता चल जाता है कि ये हमारे दीन से बाहर की होंगी। तो जब तक ऑथेंटिक कोई कुरान की आयत या कोई हदीस ना आपके सामने हो, आपका मतलब है कि गड़बड़ है, रॉन्ग नंबर है। एक और कॉलर है साथ हमारे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं पनवाकल से शाहिद मुगल बात कर रहा हूँ। पूछना ये है कि मेरे घर के अंदर जो भी पैसे अलमारी में या किसी जगह पे रख देते हैं, वो शाम के अंधेरे के बाद जो है ना, शाम के बाद गुम हो जाते हैं। ये कोई साया है या कोई जादू है या कुछ? अगर घर में कोई ऐसा कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो, या
चोरी करके ले जाए या कुछ वो ले जाए। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अच्छा। और कई लोग ये बात कंप्लेन करते हैं कि उनकी चीज़ें गायब हो जाती हैं और सवाल करने पे पता भी चलता है, क्योंकि मैं सबसे पहले कहता हूँ कि भाई कोई बच्चा शरारत कर रहा होगा, कोई आपके घर में बावर्ची खानसामा, कोई मेड वगैरह शायद ये कर रहा हो, चोरी कर रहा हो या कोई ऐसी बात, तो वो जब मुझे तसल्ली देते हैं कि खुदा की कसम कुछ ऐसा नहीं है, यानी हमारा कोई भी ताले लगे होते हैं, लॉक होता है, सब कुछ होता है, फिर भी चीज़ें गायब होती हैं और बड़ी बाकायदगी से गायब हो रही हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि उनका उसका इलाज सबसे पहले ये है कि घर के अंदर सूरतुल बकरा की तिलावत जो है ना वो रेगुलर होनी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस घर में भी सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है उस घर में शयातीन नहीं आ सकते, वो वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी बात ये कि आप जो भी अलमारी दराज जगह कोई बंद करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करें, तो वो कोई भी शयातीन नहीं खोल सकते। तो आमतौर पे ये डिसअपीयरेंस क्यों होती है, ये जो है ना जिन्नात होते हैं जो कि आपके साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, या तो किसी की इंस्ट्रक्शन पे कर रहे होते हैं, अच्छा, क्योंकि किसी ने काला जादू किया होता है आपके ऊपर, तो वो और किसी तरह से सूरह बकरा जो है वो इसका इलाज है सब। और जाहिर है कपड़ों पे कुछ लोगों के कट लग रहे होते हैं, कपड़े थोड़े थोड़े से, अक्सर लोग जब निकाल रहे होते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी अभी तो ये लग रहा है, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, अलमारी से निकाले कपड़े और उसके ऊपर कट्स लगे हुए। जी, ये भी जिन्नात के थ्रू होता है। और जिन्नात बेसिकली क्या करते हैं कि वो पहला उनका मकसद होता है आपको डराना, क्योंकि अगर आप पे उन्होंने कोई असर करना है ना आपकी ज़ात पर, यानी आपकी हेल्थ पर या किसी और चीज़ पर, तो उसके लिए सबसे पहले उनको ना आपको ज़रा डराना पड़ता है ताकि आपका सिस्टम जो है ना वो समझ लें आपका जो रूहानी इम्यून सिस्टम है वो डाउन हो जाए, क्योंकि अब आप डर रहे हो ना, अब आपका तवक्कल अल्लाह से हट रहा है और आप एक ऐसी चीज़ से डर रहे हो जिससे डरना बनता नहीं था, क्योंकि आप अशरफुल मखलूकात हो, वो नहीं है। तो अब आपका चूंकि वो तवक्कल का लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, अब वो आपके ऊपर जो असर करेंगे, तो वो पहले क्या होगा, सबसे पहले नाइटमेयर्स आएंगे, आप कहेंगे मुझे डरोने डरोने ख्वाब आ रहे हैं, हालांकि वो कोई सेंस नहीं बनती, ना आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हो, ना सुन रहे हो, ना कर रहे हो, लेकिन मुस्तकिल ऐसे ख्वाब आए जा रहे हैं जो आपको बहुत डरा रहे हैं। तो इसके लिए भी कहा गया कि उठते ही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। फिर ये हो सकता है कि जो है ना कपड़े कट रहे हैं, या जिस तरह अभी साहब ने बताया चीज़ें गायब हो रही हैं, या कभी कभार होता है हाथ पर निशान पड़ना शुरू होते हैं, ब्रूजेस पड़ रहे हैं या कट्स पड़ रहे हैं, तो ये पहला स्टेज होती है। सेकंड स्टेज जो है फिर उसमें जो है वो आपकी ज़ात के ऊपर फिर किसी तरीके से बस अल्लाह के पाक कलाम में ही बरकत है। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन वक्त के ख़त्म, दोबारा मुलाकात मंडे को करेंगे। डू गिव अस द फीडबैक। अल्लाह हाफ़िज़।